सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वंडरफुल सेशन ऑफ एन अकेडमी। माय नेम इज आशिफ, योर बायोलॉजी मेंटोर एट एन अकेडमी इन नीट यूजी कैटेगरी। सो जितने ही बच्चे नए जुड़ रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल सीरीज यहां पर लॉन्च कर चुके हैं, जिसके अंदर वन शॉट में हम आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड तरीके से कम समय में आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक वर्ड को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सम सिंप्लीफाइड नोट्स ऑल्सो। ठीक है, तो जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये जो वन शॉट टाइप के जो लेक्चर्स आ रहे हैं, ये स्पेशली बायो के अंदर आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। हर एक चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली जो वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जितनी भी आपकी क्वेरीज होती है, जो भी डाउट्स होते हैं या जो भी सजेशंस होते हैं, वो आप हमें यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। हर एक कमेंट हम लोग यहां पर पढ़ते हैं और उसको सीरियसली लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं बता देता हूं आपको किस तरीके से हम समझेंगे। देखो, इस तरीके से मैंने हाईलाइट की हुई है, एक एक चीज को, एक एक वर्ड को, उसको भी समझेंगे, और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि आपके लिए कौन से नोट्स हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मैंने यहां पर नोट्स भी लगाए हुए हैं, जो वन बाय वन करके हम लोग समझते चलेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशंस। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, सबकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ टाइप में वेस्ट बनते हैं। हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस चल रही होती है, कुछ सब्सटेंस बनते हैं, कुछ ब्रेकडाउन होता है किसी का, है ना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन के दौरान। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन चल रही होती है। तो उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर, या यूं कहें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, उन सभी की बॉडी के अंदर क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे बनते हैं जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनका कोई बॉडी में यूज नहीं है, बल्कि यूं कहें कि अगर उसको ज्यादा समय तक रखा गया बॉडी के अंदर, तो वो हमारे लिए टॉक्सिक साबित हो सकते हैं। तो अगर समय रहते उनको निकाला नहीं गया, तो हमारे लिए एक जहर का काम करेंगे। तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन, जिसके अंदर उन सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अब अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, तो सभी के अंदर ऐसा नहीं है सेम टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर मेनली तीन टाइप के मेजर प्रोडक्ट्स बनते हैं, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट की अगर हम बात करें तो एक होता है हमारा अमोनिया, दूसरा होता है यूरिया, और तीसरा होता है यूरिक एसिड। नाइट्रोजनस वेस्ट जो बनते हैं वो बनते हैं प्रोटीन से। अब आप बोलोगे कि सर प्रोटीन तो हमारे लिए काम का होता है, तो प्रोटीन से वेस्ट कैसे बना। देखो, प्रोटीन पूरा का पूरा हमारे लिए काम का नहीं है। प्रोटीन का दो पार्ट में ब्रेकडाउन होता है। एक पार्ट होता है इसका अमीनो ग्रुप और दूसरा होता है कीटो एसिड। ठीक है, तो अमीनो ग्रुप जो है हमारा वो काम का नहीं है, कीटो ग्रुप जो है वो हमारे लिए काम का है। तो अमीनो ग्रुप निकलता है NH2 और वो क्या करता है, आगे चल करके अमोनिया बनाता है। अब अमोनिया उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए तो बढ़िया है जो पानी में रहते हैं, क्योंकि अमोनिया काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है। उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए बहुत सारे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब सभी के पास वाटर तो नहीं है। वो ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, वो तो अपनी इस डिमांड को फुलफिल कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट कर देते हैं। लेकिन जिन ऑर्गेनिज्म के आसपास में पानी नहीं है, जिनकी बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी है, वो क्या करते हैं, उस अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया या यूरिक एसिड की फॉर्म में, और उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं। कौन कौन से डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, यहां वन बाय वन करके हम समझते चलेंगे। हम ये भी समझेंगे ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन सी वो मैकेनिज्म है जिससे यूरिन फॉर्मेशन होता है, नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से ये कहें कौन कौन से पार्टिकल्स का एब्जॉर्बेशन करते हैं और किस चीज का एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो सारी चीजों को हम लोग यहां पर समझते चलेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि डायलिसिस के दौरान जो अगर किसी पर्सन की जो किडनी है वो काम नहीं कर रही है, तो डायलिसिस में हम किस तरीके से एक आर्टिफिशियल किडनी या आर्टिफिशियल मशीन का यूज करके भी हमारे ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, हम किडनी डोनेशन का भी समझेंगे ना, किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो होता है, एक डोनर जो है रेसिपिएंट को किडनी अपनी क्या करता है, डोनेट करता है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है, उसको भी हम यहां पर समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा चैप्टर देखते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो बनने वाले हमारी बॉडी के अंदर ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे लिए कोई काम के नहीं है, उसको हम बोलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और उनको बॉडी से किस तरीके से बाहर निकाला जाता है, इस पूरी की पूरी मैकेनिज्म को इस चैप्टर के अंदर समझा जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनिमल्स जो होते हैं, है ना, उन सभी एनिमल्स के अंदर बॉडी के अंदर क्या बनता है, कुछ वेस्ट बनता है, या वो अक्यूमुलेट कर लेते हैं। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सारे के सारे बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाते हैं। या तो हो सकता है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान हुआ हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान हुआ हो, या हो सकता है हमने उसका एक्सेस इंजेक्शन कर लिया था, हमने उसको ज्यादा खा लिया था,
तो इस दौरान हमारी बॉडी में ये अक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, अब इन सब्सटेंस को रिमूव करना काफी ज्यादा जरूरी है। हो सकता है वो हमारे लिए बिल्कुल ही काम का नहीं है, तो हम उसको पूरी तरीके से बाहर निकाल देंगे, और हो सकता है थोड़ा बहुत काम का हो, जैसे यूरिया को ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत रखा जाता है किडनी के मेडुला में। ठीक है, तो पार्शियली भी रिमूव कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग समझेंगे कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ठीक है, वो कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली यहां पर 3 टाइप के होते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये 3 टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो मेजोरिटी में लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन सभी को हम समझेंगे कि एक्सक्रीट किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाई जो अमोनिया है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसको बाहर निकालने के लिए काफी ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, और यूरिक एसिड और यूरिया की अगर हम बात करें, यूरिक एसिड जो है ये सबसे कम टॉक्सिक होता है। यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, और इसको एक्सक्रीट करने के लिए काफी कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, या यूं कहें लीस्ट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, एंड लीस्ट टॉक्सिक होता है। चलिए समझते हैं इसको आगे वन बाय वन करके नोट्स की फॉर्म में। देखिए यहां पर मैंने चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया है, तो एनसीईआरटी के साथ साथ में हम लोग नोट्स की हेल्प से समझेंगे। देखिए, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, राइट। ओके, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड ये 3 टाइप के मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो इनके बेसिस पे हम नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला हो गया अमोनोटेलिज्म। अमोनिया को अगर एक्सक्रीट किया जाएगा तो उस प्रोसेस को कहा जाता है अमोनोटेलिज्म। अगर यूरिया को एक्सक्रीट किया जाएगा तो उसको कहा जाएगा यूरियोटेलिज्म। अगर यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट किया जा रहा है तो उसको कहा जाएगा यूरिकोटेलिज्म। नाम से पता चल रहा है, अमोनोटेलिज्म अमोनिया, यूरियोटेलिज्म यूरिया एंड यूरिकोटेलिज्म यूरिक एसिड। ठीक है, अब देखते हैं वन बाय वन करके इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अमोनोटेलिज्म। व्हाट इज अमोनोटेलिज्म? द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालना, इसको कहा जाता है अमोनोटेलिज्म। ओके, ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है। अमोनिया जो है सबसे ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है, और इसको बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होता है अगर इसको बाहर निकालना है। और वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं उसको कहा जाता है अमोनोटेलिक। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, और इस प्रोसेस को कहा जाता है अमोनोटेलिज्म। वेरी गुड। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर ये हो सकता है। आप खुद ही सोच के बताइए कि बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए, तो कौन से ऑर्गेनिज्म में हो सकता है? यस, वो ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर रहता है, और वाटर भी कौन सा? फ्रेश वाटर। क्योंकि अगर वो ओशन वाटर में रहेगा, सी वाटर में रहेगा, सोल्टी वाटर में रहेगा, तो आप जानते हो सोल्टी वाटर का पूरा वाटर हमारे लिए यूजेबल नहीं है, क्योंकि वो काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। तो फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में अबंडेंस है वाटर का। देखिए यहां पर तो बोनी फिश मतलब फ्रेश वाटर फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ये अच्छे से याद रख लो, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, आगे हम लोग समझेंगे इसको। अमोनिया जो है वो गिल्स की सरफेस से, अगर फिश की बात करें तो फिश में गिल्स की सरफेस से एक्सक्रीट आउट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन क्या होता है? NH4+। ठीक है, ये अमोनियम आयन है। तो अगर फिश एक्सक्रीट कर रही है तो यहां पर गिल्स की सरफेस से होता है। इसके अलावा कुछ और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, ये भी तो फ्रेश वाटर में रहते हैं, तो ये भी अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, लेकिन उनके पास तो कोई ऐसे बॉडी ऑर्गन ही नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हमारे प्यारे अमीबा की, तो अमीबा के पास आप जानते हो कि अमीबा के पास कोई स्पेशल ऑर्गन ही नहीं, क्योंकि बेचारा एक सिंगल सेल ही तो है। तो अगर इसको एक्सक्रीट आउट करना है अपने अमोनिया को, तो ये क्या करेगा? अपनी बॉडी सरफेस से, जनरल बॉडी सरफेस से क्या करेगा? अमोनिया को बाहर निकाल देगा, राइट? क्योंकि इसके पास गिल्स नहीं है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, सिंगल ही सेल है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहां पर देखो, क्योंकि किडनी का कोई रोल नहीं है भाई, यहां पर गिल्स हैं, यहां पर बॉडी सरफेस एक्सक्रीट आउट कर रही है, तो किडनी का कोई स्पेशल रोल नहीं है। किडनी का रोल कहां आएगा? जहां पर अमोनिया को कन्वर्ट किया जाएगा यूरिया में, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के केस में। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट का टाइप, दैट इज
यूरियोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म। तो यूरिया के नाम से पता चल रहा है। तो यूरियोटेलिज्म क्या चीज है? यूरियोटेलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। अगर हम यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाएगा यूरियोटेलिज्म। ओके, और वो ऑर्गेनिज्म जो यूरियोटेलिज्म कर रहा है या यूरिया को एक्सक्रीट कर रहा है उसको कहा जाएगा यूरियोटेलिक प्रोसेस। यूरियोटेलिज्म ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा यूरियोटेलिक। वेरी गुड। चलिए, अब यहां पर वो एनिमल्स आएंगे जिनके पास ज्यादा वाटर की अबंडेंस नहीं है, जैसे कि हम धरती पे रहने वाले, लैंड पे रहने वाले टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वाटर में थोड़ी रह रहे हैं हम भाई, अमीबा तो फ्रेश वाटर में रहता है, इसके पास तो आसपास में बहुत सारा वाटर है, तो इसको क्या जाएगा, पानी निकाल देगा और अमोनिया को एक्सक्रीट कर देगा। लेकिन यूरिया को रिलीज करने के लिए मतलब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो अमोनिया को तो एक्सक्रीट नहीं करते, तो उनकी बॉडी में क्या होता है, अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, यूरिया में। और ये प्रोसेस कौन करता है, लीवर करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्निथिन साइकिल। ओके, चलिए देखिए, तो यहां पर क्या होता है, अमोनिया को बॉडी में यूरिया की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, लीवर के अंदर ये काम होता है, ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल भी इसको कहा जाता है। चलिए, अब यहां पर यूरिया जो होता है वो मेनली किडनी एक्सक्रीट आउट करती है। मैंने कहा कि लीवर जो है वो अमोनिया को कन्वर्ट करता है किसमें, यूरिया में। उस यूरिया को ब्लड के पास भेज दिया जाता है, ब्लड में चला जाता है यूरिया। अब उस ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है किडनी का। किडनी क्या करती है, उस पूरे ब्लड को फिल्टर करती है, उसमें से जितनी भी चीजें काम की है उसको तो ले लेती है, और जितनी भी काम की चीजें नहीं है उन सबको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है। ये जनरल ये होता है एक्सक्रीशन में। ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड में जितनी भी काम की चीजें हैं उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, जितनी भी काम की चीजें नहीं है उसको एक्सेस वाटर या जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसके साथ बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू यूरिन। चलिए, अब यहां पर देखो एग्जांपल, मेमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। वहां पर हमने देखा था एक्वेटिक एम्फीबियन, यहां पर क्या है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। इसके अलावा जो मेराइन फिशेज हैं, मेराइन मतलब कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश मतलब वो फिश जो ओशियन वाटर में रहती है, मेरीन वाटर में रहती है, सेलाइन वाटर में रहती है, सोल्टी वाटर में रहती है। अब आप ये मत समझना कि सर उनके पास तो पूरा समुद्र है पानी का, लेकिन वो पानी किस काम का है, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट काफी ज्यादा है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आता है यूरिकोटेलिज्म। नाम से पता चल रहा है, यूरिक, यूरिक आ गया, यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिकोटेलिज्म क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज यूरिकोटेलिज्म। ये सबसे कम टॉक्सिक होता है। दिस इज द मोस्ट टॉक्सिक, लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। अब मुझे बताइए मोस्ट टॉक्सिक कौन सा था, यस अमोनिया। ये बहुत कम टॉक्सिक होता है और इसको सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो जनरली जो ये एक्सक्रीशन होता है यूरिक एसिड, ये पेस्ट की फॉर्म में होता है। जैसे आपने देखा होगा बीट कर देते हैं, बर्ड्स जो होते हैं बीट करते हैं, है ना। तो इसमें एग्जांपल जो है रेप्टाइल्स, स्नेक वगैरह सब इसमें आएंगे, बर्ड्स इसमें आएगी, लैंड स्नेल्स इसमें आएंगे, इंसेक्ट्स इसमें आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा वो एनिमल्स जो डेजर्ट में रहते हैं, क्योंकि आपको पता है डेजर्ट वाले एनिमल्स के पास तो पहले ही पानी नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वाटर को ज्यादा से ज्यादा कंजर्व करते हैं अपनी बॉडी के अंदर और बिल्कुल ड्राई फॉर्म में, एक पेस्ट की फॉर्म में, है ना, सेमी सॉलिड पेलेट की फॉर्म में वो एक्सक्रीट करते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं हमारी प्यारी एनसीईआरटी के ऊपर। जो जो हमने पढ़ा है वो सारी चीजें देखेंगे। देखो यहां पर प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन अमोनिया इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म। अमोनिया को अगर एक्सक्रीट किया जा रहा है तो उसको कहा जाएगा अमोनोटेलिज्म। एग्जाम्पल हमने पढ़े थे बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियन एंड एक्वेटिक इंसेक्ट, वो के वही, इन सभी को कहा जाता है अमोनोटेलिक। ठीक है, अमोनिया जो है ये रेडिली सोल्यूबल है, काफी ज्यादा वाटर के अंदर सोल्यूबल है और इसको एक्सक्रीट आउट किया जाता है थ्रू द बॉडी सरफेस। अगर हम फिशेस की बात करें तो फिश के अंदर जो गिल्स की सरफेस है उससे एक्सक्रीट आउट किया जाएगा। अगर वहां पर अमीबा है, पैरामीशियम है, तो उनकी जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट आउट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन NH4+। यहां पर किडनी का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है क्योंकि अमोनिया का कोई काम नहीं है किडनी के लिए। अगर यूरिया एक्सक्रीट हो रहा है तो वहां पर किडनी काम में आएगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो एडेप्टेड होते हैं, उनको तो वाटर बचाना होता है, तो वो क्या करते हैं, कम टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। और ये कौन सा है, यूरिया है। राइट, यूरिया भी हो सकता है या यूरिक एसिड भी हो सकता है, दोनों में ही
अमोनिया के कंपैरिजन में काफी कम वाटर एक्सक्रीट आउट होता है। क्लियर? चलिए इसमें एग्जांपल देखो, मैमल्स आ गए, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आ गए, मराइन फिशेज हो गई। ये क्या करते हैं? स्पेशली यूरिया एक्सक्रीट करते हैं और इन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है यूरियोटेलिक। प्रोसेस को कहा जाएगा यूरियोटेलिज्म, ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। राइट? अच्छा, इसमें क्या होगा? क्या सर इसमें यूरिया ही बनता है डायरेक्ट या अमोनिया बनता है? तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी पहले तो अमोनिया ही बनता है, क्योंकि प्रोटीन टूटेगा, प्रोटीन टूट के उसके दो पार्ट्स ब्रेक होंगे, एक होगा अमीनो ग्रुप और दूसरा होगा कीटो एसिड। जो अमीनो ग्रुप होगा वो अमोनिया बनाएगा, कीटो एसिड को यूटिलाइज कर लिया जाएगा इस प्रोसेस में, कि या तो ग्लूकोज बनाए, एनर्जी के अंदर काम में आए। ठीक है, अब देखिए यहां पर, हाँ, अमोनिया जो बनता है उनके मेटाबॉलिज्म के दौरान उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया के अंदर। कहां होगा ये काम? लीवर के अंदर। और लीवर जब यूरिया में उसको कन्वर्ट कर देगा तो उसको सेंड कर दिया जाएगा ब्लड में, तो ब्लड में चला जाएगा यूरिया। लेकिन अब ब्लड को क्या करना पड़ेगा? ब्लड को करना पड़ेगा फिल्टर, और फिल्टर कौन करेगा? किडनी करेगी। ब्लड को फिल्टर करती है किडनी और उसको यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देती है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ अमाउंट यूरिया का बॉडी में रिटेन भी रखा जाता है किडनी मैट्रिक्स के अंदर, ताकि जो ओस्मोलरिटी है उसको बैलेंस किया जाए। क्लियर? चलिए अब इसके अलावा आगे बात करते हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, लैंड स्नेल्स हैं और इंसेक्ट हैं, ये सब नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में किसको एक्सक्रीट करेंगे? यूरिक एसिड को, जो कि लीस्ट टॉक्सिक है और जिसको सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो पेलेट की फॉर्म में या पेस्ट की फॉर्म में ये एक्सक्रीशन होता है, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होगा यहां पर, और इन एनिमल्स को कहा जाएगा यूरिकोटेलिक एनिमल्स। आई होप ये चीजें हमारी क्लियर हो गई है। नाइट्रोजनस वेस्ट क्लियर है हमारा, इनके एग्जांपल्स आपको याद करने हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? अमोनिया अगर एक्सक्रीट हो रहा है तो अमोनोटेलिज्म, यूरिया अगर एक्सक्रीट हो रहा है तो यूरियोटेलिज्म, अगर यूरिक एसिड एक्सक्रीट हो रहा है तो क्या कहा जाएगा? यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एक्चुअल में एनसीईआरटी के ही हैं, तो इन एग्जांपल्स में हम ये देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस एक्सक्रीटरी ऑर्गन का यूज करता है। देखिए अगर हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थस की, जिसमें प्लेनेरिया आ जाता है, तो यहां पर हमारे पास में है फ्लेम सेल्स। देखो इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थस पी से आ रहा है, प्लेटीहेल्मिन्थस, तो प्रोटोनेफ्रिडिया भी पी से आ रहा है। हम इसको फ्लैट वर्म भी बोलते हैं ना, फ्लैट वर्म, तो वो भी एफ से आ रहा है, तो फ्लेम सेल भी एफ से आ रहा है, तो F फॉर फ्लैट वर्म, A फॉर फ्लैम सेल, P फॉर प्लेटीहेल्मिन्थस, P फॉर प्रोटोनेफ्रिडिया। इसके अलावा एनिलिड्स की बात करते हैं, जैसे अर्थवर्म, तो यहां पर आएगा नेफ्रिडिया। वो प्रोटोनेफ्रिडिया था, ये नेफ्रिडिया था। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स की अगर बात करें, जैसे कि जिसमें इंसेक्ट आ गए, कॉकरोच आ गए, तो इनके अंदर क्या होता है? मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। क्रस्टेशियंस की बात करें, जैसे लॉबस्टर, ये एंटिनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड्स इनके अंदर होती है। ओके, एम्फीबियंस की बात करें तो किडनीज यहां पर एक्सक्रीशन का काम करती है। अब एम्फीबियंस, अगर फ्रॉग की हम बात करें तो फ्रॉग में दोनों तरीके का एक्सक्रीशन होता है, इसमें अमोनोटेलिज्म भी होता है और यूरियोटेलिज्म भी होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो फ्रॉग का लार्वा होता है वो फ्रेश वाटर के अंदर रहता है, बिल्कुल फिश के जैसा रहता है, वो ना मछली की तरह तैरता है। तो जब वो वाटर में होता है तो उसकी बॉडी में से क्या एक्सक्रीशन होता है? अमोनिया, क्योंकि वहां पर तो वाटर की रिक्वायरमेंट उसको जितनी भी ये निकल जाता है वाटर से। ठीक है, लेकिन जब एडल्ट हो जाता है फ्रॉग, तो एडल्ट फ्रॉग क्या एक्सक्रीट करता है? यूरिया। तो यहां पर हम लिख देते हैं एम्फीबियन ये रहा। तो अगर हम इसके लार्वा की बात करें तो लार्वा क्या एक्सक्रीट करेगा बेटा? लार्वा एक्सक्रीट करेगा अमोनिया, और जो एडल्ट फ्रॉग है, एडल्ट फ्रॉग क्या एक्सक्रीट करेगा? यूरिया। ठीक है, ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें डिस्कस करनी थी। चलिए आगे देखते हैं। अगर मेमल्स की बात करें, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो यहां पर किडनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किडनी में क्या होगा? यूरिया का एक्सक्रीशन होगा। यूरिया कहां बना था? लीवर के अंदर। किससे बना था? अमोनिया से। अमोनिया किससे बना था? प्रोटीन से। प्रोटीन के किस पार्ट से? अमीनो ग्रुप से। राइट, चलिए बर्ड्स की अगर बात करें, जैसे पिजन वगैरह हैं, इनमें भी किडनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हालांकि ये क्या एक्सक्रीट करेंगे? ये यूरिक एसिड।
चलिए प्रोटोजोआ की बात करें, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, इनकी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है और वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करती है, सरफेस के ऊपर कहीं चली जाती है, जब बहुत ज्यादा भर जाती है वो सरफेस पे गई, पुचुक करके बाहर निकली और सारा एक्सक्रीशन बॉडी से बाहर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एनिमल किंगडम के अंदर वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो हमने पिछले टेबल पे देखे। इनमें से मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट जो हैं उनकी स्ट्रक्चर तो सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर सिंपल। ठीक है, लेकिन जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं जिनको किडनी कहा जाता है। ये हम अगर मेमल्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो। अब आगे बात करते हैं, कुछ के एग्जाम्पल्स यहां पर दिए गए हैं, जैसे कि प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल्स। ये पाए जाएंगे किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थस में, या जिसको हम बोलते हैं फ्लैट वॉर्म्स, फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया। इसके अलावा रोटिफर्स, कुछ एनिलिड्स और सिफेलोकोडेट्स जैसे कि एम्फियोक्सस इसमें आ जाते हैं। कौन सा है यहां पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्रोटोनेफ्रीडिया। आगे देखिए, प्रोटोनेफ्रीडिया जो है ये मेनली आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। ठीक है, जैसे कि ओस्मो रेगुलेशन, हम जानते हैं ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है, वाटर का एंड आयंस का बॉडी के अंदर कंट्रोल करना, उसको कहा जाता है ओस्मो रेगुलेशन। आगे बढ़ते हैं, जो नेफ्रीडिया है, नेफ्रीडिया ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, वो पाई जाती है अर्थवॉर्म के अंदर, कुछ और एनिलिड्स के अंदर, जो हमने टेबल में देख चुके हैं। टेबल काफी ज्यादा इजी है, आप इससे करोगे आसानी से समझ में आ जाएगा, यही वाली चीजें वहां लिखी हुई है। ठीक है, तो नेफ्रीडिया क्या हेल्प कर रही है, नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट और बॉडी के फ्लूइड को और आयनिक बैलेंस को, आयंस के बैलेंस को कंट्रोल करती है। इसके अलावा मेलपिगियन ट्यूब्यूल की हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, जिसमें कॉकरोच भी आता है, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। मालपिगियन ट्यूब्यूल क्या करते हैं, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को तो रिमूव करते हैं, इसके अलावा ओस्मो रेगुलेशन का भी काम करते हैं, वाटर को बैलेंस करने का। जितना भी एक्सक्रीशन हो रहा है ये नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करने के साथ साथ में वाटर को बैलेंस कर रहे हैं, वाटर और आयन को बैलेंस करने का काम करते हैं। हमारी बॉडी में भी यही होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रिस्टेशियंस की, तो उनकी बॉडी के अंदर एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती है, जो एक्सक्रीटरी का फंक्शन करती है, एक्सक्रीशन का फंक्शन करती है। आई होप यहां तक हमें चीजें क्लियर आई है समझ में, ये पूरा का पूरा जो है आपको अच्छे समझ में आ गया। कुछ चीजें याद करने की जो आपको याद करनी है। अब बात करते हैं हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हमसे रिलेटेड है ना। जो चीज हमसे रिलेटेड होती है उसको तो पढ़ने में मजा आता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें बायो में भी, जूलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट आता हुआ, क्योंकि वहां पर हमें अपनी जैसी चीजें, अपनी बॉडी के बारे में समझने में मजा आता है ना। प्लांट्स को तो कौन यार, ठीक है पढ़ लेंगे, जबरदस्ती का पढ़ रहे हैं, लेकिन ह्यूमंस वाले में मजा आता है। लेकिन पढ़ना तो हमें पूरा ही पड़ेगा, बॉटनी भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर 2 किडनी होती है, या यूं कहें कि एक पेयर ऑफ किडनी होती है, जिसके अंदर ब्लड फिल्टर होता है और 2 पाइप लगे होते हैं उसके अंदर से निकलते हुए, जिसको हम बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर दोनों जाकर के खुलते हैं एक बैग के अंदर, उस बैग को हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलती है, जिसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा। ठीक है, तो देखो 4 पार्ट्स हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। ये रही किडनी। अब आप देख पा रहे हो ये किडनी नीचे है, वो थोड़ी सी ऊपर, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पर लीवर आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, अभी आगे समझाऊंगा जब बात समझ में आ जाएगी। यहां पर लीवर की वजह से जो राइट वाली किडनी है थोड़ी सी नीचे होती है। ठीक है, 2 किडनी हो गई, दोनों किडनी से एक एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर यहां पर निकल रही है, जिसको बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर जो है ओपन होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब बाहर की तरफ खुलती है, जिसको बोलते हैं यूरिथ्रा। एक एक चीज किडनी की स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना भैया ना। चलिए अब बात करते हैं, देखो ये रही हमारी किडनी, कैसी दिखाई दे रही है आपको, देखो डार्क ब्राउनिश कलर है, या यूं बोल सकते हैं रेडिश ब्राउन कलर की है ये। ठीक है, बीन शेप की दिखाई दे रही है हमें, बिल्कुल सर बीन शेप की दिखाई दे रही है हमें ये। ठीक है, बॉडी में प्रेजेंट कहां पर होती है, हमारे बैक बोन के दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है, डायफ्राम के थोड़ा नीचे प्रेजेंट होती है, लोअर एब्डोमिनल पार्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, लोकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर इसकी हम लेंथ की बात करें, यहां से यहां तक अगर लेंथ की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है ये। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें, विड्थ की बात करें, तो 5 to 7 सेंटीमीटर होती है। और अगर इसकी मोटाई की बात करें, है ना, इसको अंदर तक कितनी थिकनेस है इसकी, अगर इसकी मोटाई की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल राउंड फिगर हो रहा है, कितना, 10 से 12,
2 से 3, 5 से 7 और 2 से 3। एवरेज वेट होता है इसका 120 टू 170 ग्राम, जिसको हम ऑन एन एवरेज 150 बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसी हो गई है, रेडिश ब्राउन की हो गई कलर में। शेप कैसी है, बीन की जैसी शेप है इसकी, और हमारे बैक बोन के दोनों तरफ प्रेजेंट है, डायफ्राम के नीचे है, लोअर एब्डोमिनल पार्ट में है ये। ठीक है, एब्डोमेन हम जानते हैं, जो डायफ्राम है उसके ऊपर वाला पार्ट क्या है, क्या है, थोरेक्स। ठीक है, और उसके नीचे वाला एब्डोमेन, एब्डोमेन के भी लोअर पार्ट के अंदर। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं, राइट किडनी जो है थोड़ी सी नीचे थी, अभी मैंने आपको दिखाया पिछले डायग्राम में, क्योंकि लीवर जो है वो थोड़ा पार्ट उसका कवर कर लेता है, तो ज्यादा स्पेस बचता नहीं है राइट किडनी के लिए, तो राइट किडनी को थोड़ा सा नीचे होना पड़ता है। ठीक है भाई, एडजस्ट कर लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी है भाई, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर है। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें यहां से यहां तक, विड्थ कितनी है इसकी, वो है 2 से 3 सेंटीमीटर और 5 टू 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस कितनी है, 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और वेट कितना है, 120 से 170 ग्राम, या बोल सकते हैं 150 ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं इसकी आउटर स्ट्रक्चर की। बड़े ध्यान से समझना, ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे तो काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए मैं यहां पर बात करता हूं, ठीक है, बाहर से देख रहे हैं, आउटर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले देखो ये इसका आउटर स्ट्रक्चर है, ये जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है। कलर एक बार मैं दूसरा ले लेता हूं ताकि हाईलाइट अच्छे से हो पाए। ठीक है ना, ये वाला। सबसे पहली बात देखो, ये बाहर वाला जो पार्ट है इसका, ये ऐसा शेप का नहीं हो गया, ऐसा, तो ये क्या कॉन्वेक्स लेंस, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, कॉन्वेक्स लेंस की शेप जैसा नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया सर। ये इसकी बाहर की जो शेप है, आउटर शेप, वो कॉन्वेक्स होती है, और जो बाहर वाला पार्ट है इसका, ये फाइब्रस कैप्सूल है, तो इसको हम कैप्सूल बोल देते हैं जनरली। ठीक है, अंदर की तरफ आओ। किडनी की स्ट्रक्चर जनरली हमें ऐसी दिखाई देती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये अंदर की तरफ घुसा हुआ पार्ट है, थोड़ा जो अंदर दबा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक नोच लाइक स्ट्रक्चर हो गई, तो उसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा हाइलम। आपने देखा होगा आईफोन में भी नोच आती है ना, नोच मतलब जहां पे डिस्प्ले प्रेजेंट नहीं होती है, तो यहां पर भी कुछ पार्ट अंदर की तरफ गया हुआ है, तो ये क्या हो गया, इसका हाइलम। हाइलम के जस्ट अंदर की तरफ चलेंगे तो यहां पर फनल लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है इस तरीके से, उस फनल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पेल्विस। डोंट वरी, सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आउटर मोस्ट पार्ट इसका क्या हो गया, ये कैप्सूल, जो टफ है, थोड़ा सा हार्ड है, शेप इसकी हो गई कॉन्वेक्स। अब ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया जो अंदर की तरफ थोड़ा सा घुसा हुआ है, इसको हम क्या बोल देते हैं, हाइलम बोल देते हैं, जो एक टाइप का क्या है, नोच है। ठीक है, ये जो हाइलम वाला पार्ट है, यहीं से ही रीनल आर्टरी एंटर करती है, रीनल वेन बाहर निकलती है, इसी के थ्रू जो हमारा यूरेटर है वो भी बाहर निकलता है, और यहीं से नर्व्स की भी सप्लाई होती है। तो नोच के अंदर देखो क्या क्या है, रीनल आर्टरी जा रही है अंदर, रीनल वेन बाहर निकल रही है, यूरेटर बाहर निकल रही है, और नर्व की सप्लाई भी यहां से हो रही है। ठीक है, क्योंकि यही पार्ट इसका अंदर एंटर कर रहा है। चलिए, अंदर वाला जो पार्ट है इसका, ये कॉनकेव है, बाहर वाला कॉन्वेक्स है, अंदर वाला कॉनकेव है। समझ आ गई इतनी बात। चलिए देखते हैं भाई, इसकी आउटर लेयर को क्या कहा जाएगा, किडनी की जो आउटर लेयर है उसको क्या कहा जाएगा, कैप्सूल। मैंने अभी बताया फाइब्रस कैप्सूल, ये कैप्सूल आउटर पार्ट है। ठीक है, आउटर सरफेस इसकी कैसी है, कॉन्वेक्स। मैंने अभी आपको बताया इसको कंपेयर करके, कॉन्वेक्स लेंस की जैसी है तो कॉन्वेक्स हो गई, और इनर सरफेस जो है वो इसकी कैसी है, कॉनकेव है यहां पर। ठीक है, उस कॉनकेव स्ट्रक्चर जो नोच के जैसा है उसको क्या बोलेंगे हम, हाइलम बोलेंगे। ठीक है ना, हाइलम के थ्रू रीनल आर्टरी अंदर एंटर करती है, रीनल वेन बाहर निकलती है, और इसी के साथ में यूरेटर भी बाहर निकलेगी, और नर्व्स की सप्लाई भी हाइलम के थ्रू ही होगी। जितनी भी चीजें एंटर कर रही है, बाहर निकल रही है, वो सब हाइलम के थ्रू हो रहा है काम। ठीक है, अब जो इसकी इनर सरफेस है हाइलम के अंदर, वो एक लार्ज फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं पेल्विस। देखिए, आपने फनल देखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई आप ऑयल डालते हो ना किसी डब्बे के अंदर, तो गिर ना जाए, ऐसे फनल का हम यूज करते हैं, आपने केमिस्ट्री लैब में भी प्रैक्टिकल्स किए होंगे। तो ये स्ट्रक्चर क्या हमें फनल जैसी दिखाई नहीं दे रही, देखो आप, ये पूरी फनल लाइक स्ट्रक्चर क्या है बेटा, इसको कहा जाता है पेल्विस। अभी और अच्छे से बता दूंगा मैं, डोंट वरी, एक डायग्राम और आ रहा है आगे। अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की। ये तो हमारी थी आउटर स्ट्रक्चर, ये अब किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए यहां पर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स।
ये तो हमने समझ लिया था, ये आउटर मोस्ट पार्ट था। अब इसके अंदर का यहां से यहां तक ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है। बाहर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स। अब रीनल वर्ड है, ये रिलेटेड होता है किडनी से, तो रीनल कोर्टेक्स, ये क्या हो गया, कोर्टेक्स। इसके अंदर वाला जो पार्ट है वो मेड्यूला है। तो मतलब किडनी दो पार्ट में डिवाइडेड है अंदर से, आउटर पार्ट कोर्टेक्स, इनर पार्ट मेड्यूला। तो ये हो गया हमारा मेड्यूला और इसका पूरा नाम हो गया रीनल मेड्यूला। ठीक है। अब जो मेड्यूला वाला रीजन है यहां से यहां तक, ये पूरा, ये मेड्यूला आप देखो यहां पर कुछ कोनिकल फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ऐसे ट्रायंगुलर शेप की जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। देखो ये, इनको हम बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। तो जो किडनी का मेड्यूला वाला पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, वो पूरा मेड्यूलरी पिरामिड्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, बहुत सारे यहां पर मेड्यूलरी पिरामिड्स होते हैं, राइट। अब देखो कोर्टेक्स का कुछ कुछ पार्ट मेड्यूला के अंदर भी एंटर कर रहा है। मेड्यूलरी पिरामिड के बीच बीच में जो पार्ट है वो कोर्टेक्स का पार्ट है, और कोर्टेक्स का कुछ पार्ट मेड्यूला के अंदर एंटर कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कोलम। तो ये कोलम लाइक स्ट्रक्चर हो गई, इसको हम बोलते हैं कोलम ऑफ बर्तिनी या फिर रीनल कोलम। रीनल मतलब किडनी, कोलम मतलब कोलम लाइक स्ट्रक्चर। तो कोर्टेक्स का वो पार्ट जो मेड्यूलरी पिरामिड्स के अंदर एक्सटेंड हो रहा है उसको हम बोलते हैं रीनल कोलम, राइट। और मेड्यूला बहुत सारे मेड्यूलरी पिरामिड्स के अंदर डिवाइडेड है, और सभी मेड्यूलरी पिरामिड देखो यहां पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं जिसको हम बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, जैसे देखो ये एक मेड्यूलरी पिरामिड है, ये ओपन हो रहा है इस ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब को हम बोलते हैं कैलिक्स। ये भी इसमें डिवाइड हो रहा है कैलिक्स। तो ये माइनर कैलिक्स से पहले फिर ये तीनों माइनर कैलिक्स ओपन हो रही है एक बड़ी ट्यूब में जिसको बोलते हैं मेजर कैलिक्स। नहीं आई बात समझ में? किडनी का इंटरनल पार्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर कोर्टेक्स, इनर मेड्यूला। इनर मेड्यूला वाला जो पार्ट है वो पूरा ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है, जिसको हम बोलते हैं क्या, मेड्यूलरी पिरामिड। मेड्यूलरी पिरामिड मेड्यूला में है। कोर्टेक्स का वो पार्ट जो मेड्यूला के अंदर एंटर हो रहा है उसको हम बोलते हैं रीनल कोलम या कोलम ऑफ बर्तिनी। ठीक है बात। अब जो मेड्यूला है वो ओपन होता है छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, पहले ओपन होता है माइनर कैलिक्स में, बहुत सारी माइनर कैलिक्स ओपन होती है एक मेजर कैलिक्स में। ठीक है, और बहुत सारी मेजर कैलिक्स, सभी मेजर कैलिक्स ओपन होती है एक किसमें बताओ, ये क्या था यहां पर, पेल्विस में। फनल लाइक स्ट्रक्चर थी ट्यूब पेल्विस में, पेल्विस आगे एक्सटेंड करके ओपन होता है यूरेटर में। तो इसका मतलब है जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है वो इस कोर्टेक्स या मेड्यूला से होता हुआ माइनर कैलिक्स में जाएगा, फिर मेजर कैलिक्स में जाएगा, फिर जाएगा पेल्विस में, और फिर जाएगा यूरेटर में, फिर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। पूरी चीज समझेंगे, डोंट वरी, आगे बढ़ते हैं। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बाहर वाले को कोर्टेक्स बोला, अंदर वाले को मेड्यूला बोला। कोर्टेक्स का वो पार्ट जो मेड्यूला के अंदर तक एक्सटेंडेड है उसको बोलते हैं रीनल कोलम। मेड्यूला यहां पर बहुत सारे मेड्यूलरी पिरामिड के अंदर डिवाइडेड है, और बहुत सारे मेड्यूलरी पिरामिड जो है किसके अंदर ओपन हो रहे हैं, कैलिक्स के अंदर, और पहले माइनर कैलिक्स देन मेजर कैलिक्स, और माइनर और मेजर कैलिक्स जो है वो ओपन होते हैं पेल्विस के अंदर। अब किडनी काम किस तरीके से करती है, ये तो हमने किडनी की स्ट्रक्चर समझी, लेकिन ब्लड फिल्टर कहां होगा भाई? कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो किडनी के अंदर ब्लड को फिल्टर करेगी, बताओ? यस, कौन सी स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन। वेरी गुड। तो एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी के अंदर। ये 10 लाख नेफ्रॉन सारे के सारे ब्लड को फिल्टर करने में लगे रहते हैं कि ब्लड आए और उसको फिल्टर करें, यूरिन बना करके वेस्ट को बाहर निकालें और हमारे ब्लड को प्योरीफाई करते रहें, इनका यही काम है। ठीक है, तो किडनी देखो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन के थ्रू हमारे ब्लड को फिल्टर कराती है। अगर ये फिल्टर ना हो ब्लड तो यूरिया इकट्ठा हो जाएगा, बॉडी के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो जो नेफ्रॉन है ये फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। ठीक है, आगे हम समझेंगे नेफ्रॉन के बारे में, पहले एनसीईआरटी को समझ लेते हैं। देखो, ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर एक पेयर ऑफ किडनी है, किडनी का एक पेयर हो गया, एक पेयर है यूरेटर का, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरिथ्रा है, जो कि डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं। किडनी कैसी है भाई? किडनी जो है वो रेडिश ब्राउन की है, रेडिश ब्राउन कलर की है, बीन शेप्ड है, सिचुएटेड कहां पर है? हमारी बॉडी के लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री के अंदर। वर्टिब्री हमारी 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक है सर्वाइकल, फिर है थोरेसिक, फिर है कौन सी, लंबार है, फिर कौन सी है, सेक्रम है, और फिर है कोकिक्स। ठीक है,
चलिए, तो ये हमारी लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री से थर्ड लंबार वर्टिब्री के बीच में होती है। पीछे की जो इनर वॉल है उसके साथ में ज्यादा क्लोज होती है, तो मतलब किडनी आगे की तरफ नहीं, किडनी पीछे की तरफ है, हमारी बॉडी के डोर्सल साइड पे ज्यादा कनेक्टेड है। 10 से 12 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी विथ होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। एवरेज वेट 120 से 170 ग्राम यानी 150 ग्राम के आसपास आपका आ जाएगा। इसके बीच में एक कॉनकेव स्ट्रक्चर होती है, इनर साइड में कॉनकेव स्ट्रक्चर होती है जो कि एक नोच लाइक है, जिसको हम बोलते हैं हाइलम। हाइलम के थ्रू यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंटर करती है और बाहर निकलती है। ठीक है, हाइलम के अंदर अगर चलें तो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, उस स्पेस को हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। ओके, विद प्रोजेक्शंस कॉल्ड केलिक्स। मैंने अभी आपको डायग्राम में समझा दिया है अच्छे से। ठीक है, फिर एक बार देख लेते हैं। बाहर वाला पार्ट इसका कोर्टेक्स हो गया, अंदर वाला पार्ट इसका मेड्यूला हो गया। मेड्यूला जो है बहुत सारे ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है, जिसको हम बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। मेड्यूलरी पिरामिड ओपन होते हैं केलिक्स में, बहुत सारे केलिक्स ओपन होंगे पेल्विस में, पेल्विस ओपन होगा यूरेटर के अंदर। बहुत आसानी से समझा रहा हूं मैं, एक एक चीज को ध्यान से समझते चलो। ठीक है, आउटर लेयर जो होती है किडनी की वो एक टफ है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल। किडनी के अंदर दो जोन है, बाहर की तरफ कोर्टेक्स है, अंदर की तरफ मेडुला है। और मेडुला जो है डिवाइडेड है कुछ कोनिकल मासेज में, कुछ कोनिकल शेप के मास में, उसको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। ओके, मेडुलरी पिरामिड जो होता है वो प्रोजेक्ट होता है या एंटर होता है किसके अंदर, केलिक्स के अंदर। और केलिक्स पहले माइनर केलिक्स में डिवाइड होती है, फिर मेजर केलिक्स में, और मेजर केलिक्स ओपन होता है पेल्विस में। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर, इसको ध्यान से समझना, यहां पर मैं आपको क्या बताने वाला हूं। ये नेफ्रॉन है जिसकी स्ट्रक्चर को डिटेल में हम आगे समझेंगे, लेकिन एक मोटी मोटी चीज समझ लो। नेफ्रॉन का कुछ पार्ट तो आ रहा है कोर्टेक्स में, ये बाहर वाला जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है जो लाइट कलर का है, ये कोर्टेक्स है। तो नेफ्रॉन का कुछ पार्ट कोर्टेक्स में है, कुछ पार्ट मेडुला में है, लेकिन अल्टीमेटली जो लास्ट पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का, वो यहां से होता हुआ ओपन हो रहा है केलिक्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले नेफ्रॉन आएगा। अब जो यूरिन का पाथ है वो किस तरीके से जाने वाला है उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले कलेक्टिंग डक्ट, मतलब नेफ्रॉन का जो लास्ट पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट, उससे आएगा। कलेक्टिंग डक्ट जो ओपन होती है वो होती है माइनर केलिक्स में। ये पहली जो ट्यूब निकल रही है यहां से माइनर केलिक्स, और माइनर केलिक्स ओपन होती है मेजर केलिक्स में। ये मान लो कि तीन तीन माइनर केलिक्स ओपन होगी एक बड़े ट्यूब में, तीन छोटे ट्यूब है माइनर केलिक्स, वो तीनों एक बड़े ट्यूब में ओपन होंगे, जिसको हमने बोला मेजर केलिक्स। तो मेजर केलिक्स में जाएगा यूरिन, फिर मेजर केलिक्स के बाद में जाएगा रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस ये बड़ी ट्यूब, और ये बड़ी ट्यूब ओपन होगी यूरेटर के अंदर, और अल्टीमेटली चला जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। कोई डाउट यहां तक? एकदम इजी है। नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन जाएगा किसमें, माइनर केलिक्स में, माइनर केलिक्स से जाएगा मेजर केलिक्स में, मेजर केलिक्स से जाएगा पेल्विस में, पेल्विस से जाएगा यूरेटर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरिथ्रा में। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। लेकिन हम ये तो समझें कि भाई इसके अंदर ब्लड कहां से आ रहा है और नेफ्रॉन में किस तरीके से काम हो रहा है, ये भी समझना जरूरी है। ये मोटी चीज तो हमें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को, है ना। किडनी की अगर फंक्शनिंग हमें समझनी है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा नेफ्रॉन को। तो देखो, नेफ्रॉन जो है एनसीईआरटी ने इसको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल मतलब किडनी, ट्यूब्यूल मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर। यहां पर देखना ध्यान से, रेड वाले पार्ट को मत देखो, ब्लड वेसल जो है उसको मत देखो आप, यहां पर सिर्फ इस ब्लू वाले पार्ट को देखो। ठीक है, ओके जी। अब ग्लोमेरुलस में आपको पहले यहां पर रेड वाले पार्ट को देखना पड़ेगा। देखो, ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ब्लड वेसल की फाइन काफी पतली आर्टरीज का एक नेटवर्क बन जाता है। उस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये रेड वाला पार्ट अलग हो गया ग्लोमेरुलस, ब्लू वाला पार्ट अलग हो गया। ब्लू वाले पार्ट को बोला रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आगे बताएंगे बोमन्स कैप्सूल कहा जाता है। फिर ये देखो पूरा यहां से ले जाकर के पूरा यहां तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस को आप अलग कर दो। हम समझ रहे हैं सिर्फ किसके बारे में, रीनल ट्यूब्यूल के बारे में। रीनल ट्यूब्यूल के अंदर भी अलग अलग पार्ट है। सबसे पहला जो पार्ट है ये कप लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से कप लाइक स्ट्रक्चर है।
इसको कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल। क्या कहा जाएगा? बोमन्स कैप्सूल। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, आगे देखो ये कोइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली। इस कोइल्ड स्ट्रक्चर को कहा जाएगा, यहां से लेकर यहां तक, इसको कहा जाता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मीनिंग समझा देता हूं। प्रोक्सिमल मतलब पास वाला, कॉन्वोल्यूटेड मतलब कोइल्ड, ट्यूब्यूल मतलब पाइप, मतलब पास वाला कोइल्ड पाइप। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी के जैसा एक और यहां पर कोइल्ड स्ट्रक्चर है। तो अब ये प्रोक्सिमल है तो वो डिस्टल हो गया, बाकी का वो ये दूर वाला घुमा हुआ पाइप, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी। इन दोनों के बीच में एक यू शेप की, या यूं कहें कि हेयर पिन, पिन देखिए आप सभी लोगों ने, सेफ्टी पिन जो आती है, उसके जो लोअर पार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, या हेयर पिन जो होती है बालों में लगाने की, उसकी पिन की जो स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरीके से होती है। तो ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, यहां से यहां तक यू शेप की स्ट्रक्चर जो है उसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले या फिर हेनलेज लूप। ठीक है, लास्ट वाली ये जो खड़ा हुआ पाइप आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। नेफ्रॉन के अंदर फिर से मैं बता रहा हूं, ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, हेनलेज लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, इस पूरे नेफ्रॉन के अंदर ब्लड फिल्टर होगा, यूरिन बनेगा, जितनी भी चीजें काम की है वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, जितनी भी चीजें वेस्ट है उनको भेज दिया जाएगा यूरिन के साथ में, और यूरिन अल्टीमेटली यहां पर कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होगा। फिर ये ओपन होगा माइनर कैलिक्स में, फिर मेजर कैलिक्स, फिर पेल्विस, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है भाई, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। वेरी गुड। अब एनसीईआरटी ने एक चीज और कही है कि अगर हम इस ग्लोमेरुलस को बोमन्स कैप्सूल के साथ मिलाएं तो इसको कहा जाएगा मालपिघियन बॉडी। क्या कहा जाएगा? मालपिघियन बॉडी। आगे समझेंगे इसको। चलिए देखिए, यहां पर सबसे पहले बात करेंगे ग्लोमेरुलस की। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या दिखाई दे रहा है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल का एक नेटवर्क है। इसके अंदर क्या होता है, एक साइड से ब्लड आएगा, एफरेंट आर्टेरियोल कहा जाएगा, ए पहले आ रहा है, एफरेंट आर्टेरियोल। आर्टेरियोल मतलब आर्टरी की एक ब्रांच। ठीक है, ये थोड़ी सी वाइड होती है, चौड़ी होती है। यहां से ब्लड आएगा और इस नेटवर्क के अंदर चला जाएगा जहां पे ब्लड फिल्टर होगा। बचा हुआ ब्लड जो है वो जाएगा कहां पर? इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू, जो नैरो है, जो आगे ले जाएगा इसको। ठीक है, तो जो ग्लोमेरुलस है ये दो पार्ट से बना हुआ है, एफरेंट आर्टेरियोल से एंड इफरेंट आर्टेरियोल से। एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो छोटी है बट वाइड है, जो ब्लड को सप्लाई करती है किसके अंदर? ग्लोमेरुलस के अंदर। और जो इफरेंट आर्टेरियोल है वो नैरो है बट लॉन्ग है, ये ब्लड को दूर ले जाती है ग्लोमेरुलस से। क्लियर? और जो आर्टेरियोल है ये रीनल की एक आर्टरी, मतलब किडनी की एक आर्टरी है जो इसको ऑक्सीजन देती है, उसी की एक ब्रांच निकल के यहां पर बहुत सारा नेटवर्क बना देती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बोमन्स कैप्सूल की। ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल कैसा है? कप लाइक स्ट्रक्चर है भाई, एक कप के जैसा। ठीक है, तो एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जो ग्लोमेरुलस को कवर किया हुआ है, ग्लोमेरुलस को पकड़ा हुआ है इसने। ठीक है, अब इसके अंदर दो वॉल्स हैं, एक तो है आउटर वॉल जिसके अंदर फ्लैट सेल्स हैं। ये देखो, इसकी जो ये जो सरफेस दिखाई दे रही है बोमन्स कैप्सूल की, इसके अंदर दो लेयर्स हैं। एक जो वॉल है बाहर वाली, उसमें फ्लैट सेल्स हैं, और जो अंदर वाली वॉल है उसके अंदर कुछ लेस फ्लैटन सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। अभी आगे आएगा, डोंट वरी। ऊपर की तरफ एक लेयर है फ्लैट सेल्स की, नीचे की तरफ एक लेयर है जिसको बोलते हैं पोडोसाइट्स। लेयर को नहीं, सेल्स को बोलते हैं पोडोसाइट्स, इनर लेयर को। पोडोसाइट्स ऐसी सेल्स होती है जो आपस में इस तरीके से अरेंज होती है कि उनके बीच में छोटे छोटे से पोर्स बन जाते हैं, जैसे छलनी में आपने देखा है ना, छोटे छोटे से छेद। तो इसी तरीके से यहां पर जो बोमन्स कैप्सूल की इनर लाइनिंग है वो एक तरीके से सीव का काम करती है, एक छलनी का काम करती है। तो जब यहां पे ब्लड आएगा इसके अंदर, तो वो यहां से फिल्टर होकर के कुछ कुछ जो छोटी चीजें हैं वो चली जाएगी इसके अंदर। ठीक है, बड़ी चीजें ऊपर रह जाएगी। देखते हैं अभी आगे। ओके, अब बात करते हैं पीसीटी की। देखो, ये अभी हमने बात की, ये कोइल्ड स्ट्रक्चर जो बोमन्स कैप्सूल से कनेक्टेड है उसको क्या बोलेंगे? पीसीटी। ये काफी ज्यादा ट्विस्टेड है, कोइल्ड है ना ऐसा, ये कोर्टेक्स रीजन में होता है। अभी हमने देखा किडनी का कोर्टेक्स एंड मेडुला रीजन, तो देखो यहां पर इसको मैं इस तरीके से डिवाइड कर देता हूं।
अब ऊपर वाला पार्ट तो है कोर्टेक्स और नीचे वाला पार्ट है मेड्यूला। तो देखो बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी एंड डीसीटी ये तो आते हैं कोर्टेक्स में, और जो हेनलेज लूप है और जो कलेक्टिंग डक्ट है वो आता है डीसीटी में। ठीक है, चलिए अब डाउट नहीं रहेगा इसके अंदर। अब आगे देखते हैं, हेनलेज लूप की बात करते हैं। हेनलेज लूप यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां तक जा रहा है, तो इसमें दो लिम्ब यहां पर दिखाई दे रहा है। एक तो है डिसेंडिंग लिम्ब, नीचे की तरफ कोई चीज जाती है तो उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग, घटती हुई। एक ऊपर की तरफ कोई जाती है बढ़ती हुई तो उसको बोलते हैं असेंडिंग। तो ये होगा इसकी डिसेंडिंग लिम्ब और ये होगा इसकी असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, देखिए यहां पर ये मेडुला के अंदर लोकेटेड, मैंने अभी डिवाइड किया था तो लोकेटेड किस में आ गया, मेडुला में आ गया। तो इसकी दो लिम्ब है, एक है असेंडिंग लिम्ब और दूसरी है डिसेंडिंग लिम्ब और दूसरी क्या है, असेंडिंग लिम्ब। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डीसीटी की। डीसीटी देखो पीसीटी लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी डीसीटी। ओके, किससे कनेक्टेड है, हेनलेज लूप और कलेक्टिंग डक्ट दोनों के बीच में। ये हेनलेज लूप है, ये कलेक्टिंग डक्ट दोनों के बीच में आ गया, और ये भी कोइल्ड है। तो देखो इसको, ये भी पीसीटी के जैसा कोइल्ड है और ये कोर्टेक्स रीजन में होता है। मैंने भी आपको बताया था ना, ऊपर वाला पार्ट कोर्टेक्स है, नीचे वाला मेडुला। तो कोर्टेक्स रीजन में आएगी वो वाली पीसीटी, डीसीटी और ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिंग डक्ट, लास्ट वाला पार्ट, सभी नेफ्रॉन का या बहुत सारे नेफ्रॉन की एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो देखो यहां पर डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट, और ये ओपन होगा जाकर के रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस से पहले भी तो कुछ आएगा, केलिक्स। केलिक्स में भी दो आएंगे, माइनर केलिक्स एंड मेजर केलिक्स। वेरी गुड। अब बात करते हैं यूरेटर की। यूरेटर में कौन ओपन होगा, हर एक किडनी के पेल्विस जो है वो किस में ओपन होगा, यूरेटर में। तो हर एक किडनी से पेल्विस जो है वो ओपन होगा एक ब्रोडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं यूरेटर। और जो यूरेटर है वो हाइलम वाले पार्ट से निकलती है, किडनी का जो हाइलम जो नोच थी उससे निकलेगी बाहर। ठीक है, ये लंबी और एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो आगे जाकर के ओपन होती है यूरिनरी ब्लैडर में, क्योंकि अल्टीमेट जो यूरिन है वो कहां जाना है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, इट इज अ बैग लाइक, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैले की जैसी स्ट्रक्चर है जिसमें यूरिन टेम्परेरीली स्टोर होता है जब तक उसको बाहर ना निकाल दिया जाए। मैक्चुरेशन का मतलब एक्सपेलिंग आउट ऑफ यूरिन, जब यूरिन को बाहर निकालते हैं बॉडी से तो उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन, वो भी आगे आएगा। ठीक है, मिक्चुरेशन इज द एक्सपल्शन ऑफ यूरिन। ठीक है, बॉडी से बाहर निकालना यूरिन को, इसको क्या कहा जाएगा, मिक्चुरेशन। यूरिन इज कैरीड टू द ब्लैडर थ्रू यूरेटर्स। यूरेटर क्या करेगी, यूरिन को लेके जाएगी यूरिनरी ब्लैडर तक। ओके, अब बात करते हैं यूरिथ्रा की। यूरिथ्रा क्या है, एक ट्यूब है जो यूरिनरी ब्लैडर से बाहर की तरफ निकल रही है और ये यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है। ओके, और मेल के अंदर ये दोनों कॉमन होती है, स्पर्म और यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने में, यूरिथ्रा। अब बात आती है हमारी एनसीईआरटी के ऊपर। अब एनसीईआरटी समझते हैं जो हमने अभी तक समझा नोट्स की हेल्प से। देखो, किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन या यूं कहें 10 लाख ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। नेफ्रॉन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला पार्ट है ग्लोमेरुलस, दूसरा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल। ये ग्लोमेरुलस है, बाकी का पूरा ब्लू वाला जो पार्ट है वो रीनल ट्यूब्यूल है। ग्लोमेरुलस क्या चीज है, ये ब्लड वेसल की एक कैपिलरीज है, एक नेटवर्क है कैपिलरीज का। ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल से बनता है ये, और एफरेंट आर्टेरियोल की जो फाइन ब्रांच, एफरेंट आर्टेरियोल किसका बना है, रीनल आर्टरी की एक ब्रांच का पार्ट है। कौन, एफरेंट आर्टेरियोल। ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर आता ही किसकी हेल्प से है, एफरेंट आर्टेरियोल की हेल्प से, और जाता किसकी हेल्प से है, इफरेंट आर्टेरियोल की हेल्प से। ठीक है, अब बात करते हैं इस रीनल ट्यूब्यूल के बारे में। रीनल ट्यूब्यूल जो है एक डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। मैंने अभी आपको बताया बोमन्स कैप्सूल की जो लेयर है ये दो वॉल से सराउंडेड है। ऊपर वाली वॉल फ्लैट सेल की बनी हुई है, लोअर वॉल लेस फ्लैटन सेल से बनी हुई है। अरेंजमेंट ऑफ सेल ऐसा है जिससे माइन्यूट पोर्स, स्लिट्स छूट जाते हैं इनर वॉल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। सेल को बोलते हैं पोडोसाइट्स। तो पोडोसाइट क्या करती है, छोटे छोटे से पोर्स क्रिएट कर देती है। ठीक है, जो बोमन्स कैप्सूल है वो ग्लोमेरुलस को इस तरीके से सराउंड किया हुआ है। ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं मालपिगियन बॉडी, या इसका एक और नाम है रीनल कॉर्पोसल। मतलब इन दोनों को, ये दोनों एक साथ कहे जाएंगे मालपिगियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पोसल। ठीक है,
आगे ट्यूब की बात करें तो आगे एक हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर आती है जिसको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मीनिंग मैंने आपको बता दिया, प्रोक्सिमल मतलब पास, कॉन्वोल्यूटेड मतलब कोइल्ड, ट्यूब्यूल मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर यहां पर हमें दिखाई दे रही है, उसको हम बोलते हैं हेनलेज लूप। ठीक है, हेनलेज लूप का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, डीसीटी। ये आ गया यहां पर डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और मल्टीपल नेफ्रॉन्स की एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट होती है जिसके अंदर यूरिन अगर बन जाता है तो उसमें जाकर के कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट जो है रीनल पेल्विस में ओपन होती है, ओके, और रीनल पेल्विस यूरेटर में ओपन हो जाता है। चलिए अब देखो यहां पर, ये मैंने आपको बताया था, इसको अगर हम बोल दें कोर्टेक्स, इसको बोल दें मेडुला, तो यहां पर ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी ये कोर्टेक्स में आते हैं। हेनलेज लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट किस में आएंगे, डीसीटी में। देखो मेलपिगियन, कॉर्पोसल, पीसीटी, डीसीटी ये नेफ्रॉन के कोर्टिकल रीजन में या कोर्टेक्स वाले पार्ट में होते हैं, जबकि लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट होते हैं किसमें, मेड्यूला में। मोस्टली नेफ्रॉन्स के अंदर लूप ऑफ हेनले जो है काफी ज्यादा छोटा होता है और वो ऊपर की तरफ रहता है, मतलब कोर्टेक्स वाले रीजन में रहता है। तो ऐसे नेफ्रॉन को हम बोलते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन, जिसमें हेनलेज लूप इज नॉट लॉन्ग, इट इज शॉर्ट एंड इट इज लोकेटेड इन द कोर्टेक्स रीजन ओनली। तो ऐसे नेफ्रॉन को हम बोलते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन। लेकिन अगर ये हेनलेज लूप एक्सटेंडेड होता है मेड्यूला के अंदर तक, उस ऐसे नेफ्रॉन को बोलते हैं कैसे, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए कुछ नेफ्रॉन्स के अंदर हेनलेज लूप जो है काफी लॉन्ग होती है और मेड्यूला के अंदर होती है, तो ऐसे नेफ्रॉन को हम बोलते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक है, तो जो नेफ्रॉन है वो भी दो पार्ट्स के हो गए, एक हो गए, दो टाइप के हो गए, एक हो गया कोर्टिकल नेफ्रॉन और एक हो गया मेड्यूलरी, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आया ग्लोमेरुलस के अंदर, यहां पर काफी ज्यादा प्रेशर होता है। और अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन सी लेयर्स होती है जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, एफरेंट आर्टेरियोल देखो यहां से निकली और ये इसके आसपास में घूम रही है, तो इस पूरी स्ट्रक्चर को जो रेड वाली हमें दिखाई दे रही है इसको हम क्या बोलेंगे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो एफरेंट आर्टेरियोल यहां से इमर्ज होती हुई इट रन्स अराउंड द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज की एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर, यू शेप ब्लड वेसल जो पैरेलली रन कर रही है इस सिर्फ हेनलेज लूप वाले पार्ट के अंदर, इसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। ठीक है, देखो माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हेनलेज लूप, यू शेप की स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। क्लियर, वासा रेक्टा जो है कोर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर एब्सेंट रहेगी, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वासा रेक्टा क्या करेगी, कोर्टिकल नेफ्रॉन में एब्सेंट होगी, मेड्यूलरी, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट होगी। ये भी हम मान सकते हैं कि जो डेजर्ट वाले एनिमल्स होते हैं ना, उनके अंदर ये वाली जो ट्यूब है हमारी, ये काफी ज्यादा लॉन्ग होती है, मेडुला के डेप्थ तक प्रेजेंट होती है, क्योंकि इनका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम यहां पर ज्यादा होता है। ये ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस करते हैं और यहां पे वाटर एब्जॉर्ब होता है, सोल्ट्स एब्जॉर्ब होते हैं। तो मान लीजिए कि जो ऑर्गेनिज्म्स डेजर्ट के अंदर रहते हैं तो उनके पास तो पहले ही पानी कम होता है, अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ उनकी बॉडी के अंदर तो वाटर कंजर्व नहीं हो पाएगा, इससे उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर हम बात करेंगे अब मैकेनिज्म की, यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म, किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होता है किडनी के अंदर। स्ट्रक्चर तो हमने समझ ली। चलिए ध्यान से आप ना इसी डायग्राम को एक बार देखिए, मैं यहां पर ही समझा देता हूं आपको। ठीक है, देखो ये एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ब्लड आ रहा था, यहां से ब्लड एंटर करेगा इसके अंदर। ठीक है, ब्लड एंटर करता है यहां पर ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस में क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है। ग्लोमेरुलस की लेयर और बोमन्स कैप्सूल की लेयर दोनों मिलकर के एक छलनी की जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सीव लाइक स्ट्रक्चर। तो यहां से जो चीजें छोटी छोटी होती है ब्लड में वो तो आ जाएगी नीचे, जो चीजें बड़ी है वो रह जाएगी ऊपर। अब जो चीजें नीचे आई है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट बन रहा है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR।
ठीक है भाई। अब ये जो फिल्ट्रेट बना है, इन फिल्ट्रेट के अंदर पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल नहीं है। इसके अंदर ग्लूकोज भी है, इसके अंदर अमीनो एसिड भी है, इसके अंदर वाटर भी है, इसके अंदर आयंस भी, इसके अंदर यूरिया भी है। तो इसके अंदर सारी चीजें वेस्ट नहीं, इसके अंदर काम की चीजें भी है। तो नेफ्रॉन बोलता है कि अगर इन सभी चीजों को बॉडी से बाहर निकाल दिया तो ये हमारी काम की चीजें भी चली जाएगी यूरिन के थ्रू, इसे तो हमें एब्जॉर्ब करना है। तो ये जो ट्यूबुलर पार्ट है, यहां पर होता है एब्जॉर्प्शन। जो चीजें काम की है और वो चली गई फिल्ट्रेट में, तो उसको एब्जॉर्ब करके वासा रेक्टा के अंदर या ब्लड वेसल के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है। और फिर भी जो पार्ट क्या बोलते हैं, जो पार्ट वेस्ट वाला है, वो पूरा का पूरा चला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, जिससे यूरिन फॉर्मेशन होता है। लेकिन डिटेल में स्टेप्स को समझते हैं। देखो, पूरी की पूरी यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसमें ब्लड फिल्टर होगा सबसे पहले, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा प्रोसेस है, जो चीजें काम की है उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन। तीसरा पार्ट सीक्रिएशन। मान लीजिए कुछ ऐसी चीज भी है ब्लड में जो काम की नहीं है, लेकिन वो बच गई, फिल्टर भी नहीं हो पाई, नीचे गई नहीं, तो उसको अब डायरेक्ट ब्लड से भेजा जाता है, किसमें, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर। चलिए जी, और देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की। क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन? ये ग्लोमेरुलस परफॉर्म करता है। ब्लड फिल्टर होगा हमारा 1100 से 1200 ml 1 मिनट में किडनी में ब्लड फिल्टर होता है। ठीक है। अब जो पोडोसाइट्स होती है, मैंने अभी आपको बताया था, इनर लेयर ऑफ बोमन्स कैप्सूल, उसकी जो सेल्स होती है उसको पोडोसाइट्स बोलते हैं। तो पोडोसाइट्स आपस में इस तरीके से अरेंज होती है कि एक स्लिट बन जाता है, छोटे छोटे से पोर्स बन जाते हैं, स्लिट पोर्स कहा जाता है उनको। अब क्योंकि ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर काफी ज्यादा हाई होता है, तो वहां पर सब्सटेंस जो है वो फिल्टर हो जाएंगे, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो फिल्टर नहीं हो पाएगी। जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा के जो प्रोटीन्स हैं, ये फिल्टर नहीं हो पाएंगे, ऊपर ही रहेंगे ब्लड के अंदर। ठीक है। और ये जो फिल्ट्रेट बना है, ये यूरिन के कंपैरिजन में हाइपोटोनिक है, मतलब इसके अंदर काफी ज्यादा वाटर है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम है अगर हम कंपेयर करें इसको यूरिन से तो। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ग्लोमेरुलस के अंदर यहां पे जो फिल्ट्रेशन हुआ है, इसके अंदर कौन कौन सी लेयर इन्वॉल्व हैं। देखो यहां पर 2 पार्ट्स हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, एक तो बोमन्स कैप्सूल, एक तो ग्लोमेरुलस हो गया, दूसरा बोमन्स कैप्सूल। इनके अंदर लेयर देखो कौन सी है। पहली तो है एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर, मतलब ग्लोमेरुलस की एक एंडोथीलियम है, इनर लेयर। बोमन्स कैप्सूल की है एपिथीलियम, बोमन्स कैप्सूल की एपिथीलियम हो गई। और इन दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये मान लीजिए ब्लड वेसल है, तो इसकी तो हो गई एंडोथीलियम, फिर बोमन्स कैप्सूल की हो गई एपिथीलियम, और इन दोनों के बीच में भी एक और मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर? बताओ यहां तक समझ में आ गई? चलिए, ये तीनों लेयर अच्छे से याद कर लेना, आती है क्वेश्चन में। अब बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की। रेट वर्ड जहां पे भी आ जाता है वो एक यूनिट टाइम के अंदर कोई काम को पूछा जाता है उसके अंदर। देखो यहां पर क्या होता है, 1 मिनट के अंदर किडनी कितना ब्लड फिल्टर कर रही है। ठीक है। तो ये जनरली 125 ml ब्लड फिल्टर होता है 1 मिनट के अंदर। यहां पे चीज अलग थी भैया, ये था कि कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है, यहां पर यह है कि कितना फिल्ट्रेट बन रहा है। तो 1100 से 1200 ml ब्लड तो फिल्टर हो रहा है, लेकिन नीचे कितनी चीज जा रही है, फिल्ट्रेट कितना बन रहा है, वो बनता है 125 ml 1 मिनट में, 125 ml पर मिनट, जो कि एक दिन की अगर हम बात करें तो 180 लीटर पर डे। अब मुझे एक बात बताओ, 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट बना तो क्या इतना यूरिन हो जाता है हमसे 180 लीटर? आप बोलोगे नहीं, तो फिर बाकी का पार्ट कहां गया? फिल्ट्रेट से कुछ पार्ट ऐसा तो हुआ है जो वापस से बॉडी में रह गया हो, वो आया ही नहीं यूरिन के साथ में। बिल्कुल, जो मैं भी आपको बता रहा था, जितनी भी चीजें काम की है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, आयंस, कुछ कुछ पार्ट यूरिया का भी, वो वापस से उस फिल्ट्रेट से क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और उसको बॉडी में रख लिया जाएगा। ठीक है। और जो ह्यूमन है उसका 1.5 लीटर पर डे यूरिन होता है, तो अगर इसकी हम बात करें 180 लीटर 1.5, ऑलमोस्ट 1% हो गया, 99% पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। देखिए यूरिन जो हमारा रिलीज होता है वो 1.5 लीटर होता है अगर हम एक एडल्ट हेल्दी पर्सन की बात करें, और फिल्ट्रेट की बात की तो 180 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 99% मटेरियल जो है वो फिर से एब्जॉर्ब हो जाएंगे बॉडी के अंदर,
बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट और बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव का मतलब जिसमें एनर्जी लगती है बॉडी की, पैसिव का मतलब जिसमें नहीं लगती है। जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो हमारे लिए काम का है, अमीनो एसिड भी हमारे लिए काम का है, सोडियम आयन भी काम का है। ये सब एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे, हमारी बॉडी एनर्जी खर्च करके इनको एब्जॉर्ब करवाएगी। अब बात करते हैं कि नेफ्रॉन के किस पार्ट में कौन सा सब्सटेंस एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि पीसीटी भी है, कलेक्टिंग डक्ट भी है, हेनलेस लूप भी है, डीसीटी भी है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले बात करेंगे पीसीटी की। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस एरो का मतलब यहां पे समझना, जो एरो इस पीसीटी से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि उन चीजों को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। मतलब मान लीजिए यहां पर एक ब्लड वेसल है, जो हमने देखा ना भी, पेरीट्यूबुलर वेसल, वो तो यहां पे ये सारी चीजें एब्जॉर्ब हो रही है। तो क्या क्या एब्जॉर्ब हुआ हमने देखा है यहां पे वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, यहां पर पोटेशियम एब्जॉर्ब हो रहा है, यहां पर न्यूट्रिएंट्स मतलब ग्लूकोज या अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यहां पर सोडियम क्लोराइड NaCl एब्जॉर्ब हो रहा है, और यहां पर बाइकार्बोनेट HCO3 ये एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, इस एरो का मतलब समझ में आ गया। ठीक है भाई, पीसीटी के अंदर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। पीसीटी की जो लेयर्स होती है, जो इसकी लेयर है, वो किससे बनी होती है? सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पीसीटी इज लाइंड बाय विच टाइप ऑफ सेल। तो हमने पढ़ा है एपिथेलियल सेल्स के अंदर, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है हमारा, उसके अंदर 3 टाइप का लेयर्स, 3 टाइप का जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो 3 टाइप का होता है बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द सेल। एक होता है कोलमनर, एक होता है क्यूबोइडल, और एक होता है कौन सा? स्क्वेमस। तो ये क्यूबोइडल शेप की जो सेल्स यहां प्रेजेंट होती है, उसके ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो। क्लियर? चलिए अब देखिए, जो ब्रश बॉर्डर सरफेस है एपिथेलियम की, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाए। अब यहां पर देखिए क्या क्या होगा। 80% ऑफ द टोटल वाटर, जितना भी वाटर इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, उसका 80% पार्ट पीसीटी में एब्जॉर्ब होगा। सोडियम आयन की बात करें तो 70% सोडियम आयन एब्जॉर्ब होंगे। पोटेशियम की बात करें तो 75%, मतलब हम बोल सकते हैं कि 70 से 80% वाटर एंड आयंस, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस यहां पर एब्जॉर्ब होंगे पीसीटी के अंदर, इस पार्ट में। क्लियर बात? पूरा का पूरा ग्लूकोज और पूरा का पूरा अमीनो एसिड वो यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरा। इसका मतलब जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है पीसीटी में, इसीलिए इसकी स्ट्रक्चर कोइल्ड है, इसीलिए इसके अंदर ब्रश बॉर्डर वाली क्यूबोइडल एपिथेलियम है, ताकि सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा हो, एब्जॉर्प्शन यहां पर ज्यादा से ज्यादा हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जो कि है हमारा हेनलेस लूप। ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, यू शेप्ड स्ट्रक्चर। क्लियर? अब देखो, ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर में 2 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो वो लिम्ब है जो नीचे की तरफ जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और एक वो जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। ठीक है ना बात? दोनों के अंदर यहां पर अलग अलग तरीके का एब्जॉर्प्शन होगा। पहले बात करते हैं डिसेंडिंग लिम्ब की। देखो, डिसेंडिंग लिम्ब जो है ये वाटर के लिए परमिएबल है, यहां से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन सोल्यूट एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब आप सोचिए, किसी ऐसी चीज के अंदर जिसके अंदर वाटर प्लस कुछ और मिक्सचर है, आपने पूरा का पूरा वाटर बाहर निकाल दिया, तो वो जो सोल्ट बचा वो तो कैसा हो गया? हाइपरटोनिक हो गया ना, कंसंट्रेटेड हो गया वो। तो यहां पर जाते 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 पूरा वाटर तो बाहर निकलता जाएगा, और नीचे जाते जाते वो एकदम गाढ़ा कंसंट्रेटेड सोल्ट के साथ में जो सॉल्यूशन होगा वो हाईली कंसंट्रेटेड होगा, उसके अंदर मोल्स का अमाउंट ज्यादा होगा, मतलब सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा। तो नीचे आते आते जो ऑस्मोलरिटी है वो बढ़ती जाएगी। अभी हम आगे बात करेंगे, डोंट वरी, ऑस्मोलरिटी नीचे आते आते बढ़ती जाएगी। अब देखो, ये वापस से ऊपर भी जाएगा, अब चीजें रिवर्स हो जाएगी। पहले वाटर एब्जॉर्ब हो पा रहा था, अब इससे वाटर बाहर नहीं निकल पाएगा, मतलब वाटर के लिए ये लेयर अब इम्परमिएबल है। तो यहां पे सिर्फ सोल्ट सोल्ट बाहर निकलेगा, ये दिख रहा है आपको, सोल्ट 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 यहां पे बाहर निकलेगा। तो ऊपर आते 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 वापस से वो हाइपरटोनिक से कैसा हो जाएगा? हाइपोटोनिक। ठीक है, देखते हैं यहां पर। देखिए, यहां पर एब्जॉर्प्शन पहली बात तो बहुत कम होगा, मिनिमम एब्जॉर्प्शन होगा, बस ये ऑस्मोलरिटी को बैलेंस करने का काम करता है। मेंटेन हाई ऑस्मोलरिटी, हाई ऑस्मोलरिटी से मतलब है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए
अब इसका जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए परमिएबल है, तो वाटर तो बाहर निकल जाएगा, तो वाटर यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट इलेक्ट्रोलाइट्स या यूं कहें सोल्ट या यूं कहें आयंस इससे एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो डिसेंडिंग लिम्ब में आते आते नीचे आते आते फ्लूइड कैसा बन जाएगा, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो और सोलवेंट का कम हो। मान लीजिए कि आप एक शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, एक तो 1 लीटर में आपने 1 चम्मच डाली शुगर की, एक आपने 1 लीटर में आधा केजी शुगर डाल दिया, उसको मिला दिया, तो आधा केजी जिसमें आपने शुगर डाली है वो वाला पार्ट जो है आपका सॉल्यूशन का वो होगा मोर कंसंट्रेटेड या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं। असेंडिंग लिम्ब जो है ये उल्टा है, ये वाटर के लिए तो इम्परमिएबल है लेकिन सोल्ट के लिए ये परमिएबल है। तो सोल्ट यहां से एब्जॉर्ब होता जाएगा, ब्लड वेसल में जाता जाएगा और ऊपर आते आते तक सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक। नीचे जाने में हाइपरटोनिक हुआ था, ऊपर आने में हाइपोटोनिक हुआ है। ठीक है, चलिए 2 मिनट का रेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डीसीटी की। तो ये देखिए डीसीटी जो है ये भी कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो डीसीटी के अंदर भी एब्जॉर्प्शन होता है लेकिन कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब चाहिए तो इसके अंदर देखो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा सोडियम का। ठीक है, सोडियम वैसे तो यहां पर हो चुका था, इस वाले पार्ट में यहां पर भी हो गया, और फिर भी अगर चाहिए तो सोडियम रीएब्जॉर्प्शन यहां पर हो जाएगा। कंडीशनल है ये बात, अगर चाहिए तो बॉडी को, अगर ज्यादा ही ब्लड के अंदर ज्यादा सोडियम है तो क्या करेगा, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट HCO3 भी यहां पर एब्जॉर्ब होगा, और जो अगर वाटर की भी अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी यहां पर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अब लास्ट में इसका जो है ये आता है कलेक्टिंग डक्ट, जो मल्टीपल नेफ्रॉन का एक कलेक्टिव पार्ट है। यहां पर जितना भी पार्ट आएगा वो आपका यूरिन कहलाएगा। इसके अंदर भी हालांकि वाटर एब्जॉर्ब होता है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। ये पूरा हो गया हमारा रीएब्जॉर्प्शन। पहला हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा हो गया हमारा रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा आता है सिक्रिएशन। सिक्रिएशन का मतलब यह हुआ कि वो चीजें जो वेस्ट तो थी लेकिन वो फिल्ट्रेट के अंदर नहीं जा पाई, तो उसको डायरेक्ट भेजा जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ वासा रेक्टा। देखो पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया, देखो ये आपको एरो दिखाई दे रहा होगा, इस पीसीटी के अंदर जाता हुआ हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन, यहां पर डीसीटी के अंदर पोटेशियम और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, इन सबको सिक्रिएट किया जाता है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, बॉडी फ्लूइड्स के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो इसको थर्ड स्टेप को हम बोलते हैं सिक्रिएशन। अब इसको हम समझते हैं एनसीईआरटी की हेल्प से। देखो भाई कौन कौन से पार्ट में कितना एब्जॉर्प्शन होता है वो यहां पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसकी जो सरफेस होती है इट इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है रीएब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, यहां पर ऑलमोस्ट 70 to 80% एब्जॉर्प्शन होगा, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है। ऑलमोस्ट ऑल टाइप के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मतलब अमीनो एसिड, ग्लूकोज सब यहीं एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब होंगे, और वाटर भी 70 to 80% यहां पर एब्जॉर्ब होगा इस सेगमेंट में। पीसीटी यहां पर एब्जॉर्प्शन तो कर ही रहा है, साथ ही साथ में पीएच को भी मेंटेन करता है, आयोनिक बैलेंस को भी मेंटेन करता है।
क्योंकि ये हाइड्रोजन को भी तो सिक्रिएट कर रहा है, हाइड्रोजन सिक्रिएट कर रहा है, अमोनिया सिक्रिएट कर रहा है एंड पोटेशियम आयन को सिक्रिएट कर रहा है। तो अगर ये हाइड्रोजन को सिक्रिएट कर पा रहा है तो आप जानते हो H+ अगर निकलेगा तो H+ क्या होता है, वो सब्सटेंस जो H+ रिलीज करता है उसको हम एसिड बोलते हैं। तो ये पीएच को बैलेंस करता है, एसिड बेस का जो बैलेंस है उसको यहां पर मेंटेन करता है। क्लियर? ओके। इसके अलावा ये HCO3 को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये चीज हमारी क्लियर है। देखो HCO3 एब्जॉर्ब हो रहा है, NaCl एब्जॉर्ब हो रहा है, H2O एब्जॉर्ब हो रहा है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो रहा है, पोटेशियम एब्जॉर्ब हो रहा है, हाइड्रोजन एंड अमोनिया ये सिक्रिएट हो रहा है यहां पर, मतलब इसके अंदर जा रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हेनलेज लूप की, जो ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है यू शेप की। इसमें रीएब्जॉर्प्शन सबसे कम होता है और इसकी जो असेंडिंग लिंब होती है स्पेशली उसमें, ठीक है, ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हाई ओस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो इसका यू का जो काम है ये मेनली ओस्मोलरिटी को क्या करता है, बैलेंस करता है। जो डिसेंडिंग लिंब है, हेनलेज लूप का जो डिसेंडिंग लिंब है जो नीचे के लिए आ रहा है, वो वाटर के लिए परमिएबल है बट इलेक्ट्रोलाइट्स या सोल्ट्स के लिए इम्परमिएबल है। तो यहां पर वाटर तो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा लेकिन क्या बच जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन है वो कैसा बन जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा एकदम, है ना, सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। चलिए अब जैसे ये ऊपर की तरफ रन करने लगेगा तो अब चीजें उल्टी हो गई। अब वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा बट सोल्ट एब्जॉर्ब होगा। तो ऊपर जाते जाते फिर से कैसी कंडीशन हो जाएगी, फिर से वो कैसा बन जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं डीसीटी की। यहां पर मैंने आपको बताया कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है, तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा किसका, सोडियम का हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पर रीएब्जॉर्प्शन बाइकार्बोनेट का भी होता है और सेलेक्टिव सिक्रिएशन होगा हाइड्रोजन एंड पोटेशियम। देख लो यार, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम ये सिक्रिएट हो रहा है इसके अंदर, ताकि जो पीएच है सोडियम पोटेशियम का जो बैलेंस है वो बना रहे। आपको एक्चुअल में सारी चीजें इस एक डायग्राम के थ्रू समझ में आ रही है। ये कहानी बोरिंग लग सकती है लेकिन ये बोरिंग नहीं। देख लो एक बार, ये सारी चीजें एब्जॉर्ब हो रही है और ये सारी चीजें सिक्रिएट हो रही है। यहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हेनलेज लूप में मिनिमम हो रहा है, और हेनलेज लूप में भी मिनिमम कहां होगा, असेंडिंग लिंब में। ठीक है, फिर यहां पर डीसीटी में ये पार्ट कंडीशनल एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये पार्ट सिक्रिएट हो रहे हैं, जो बचा कुछ है वो पूरा आ गया कलेक्टिंग डक्ट में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिंग डक्ट में देखिए, ये एक लॉन्ग डक्ट है जो कोर्टेक्स, किडनी के कोर्टेक्स से लेकर के मेडुला के इनर पार्ट तक एम्बेडेड रहती है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, लास्ट में यहां पर भी एब्जॉर्ब होगा जो मैंने आपको बताया था अभी पहले। अब ये रीजन जो है ये एकदम यूरिन को कंसंट्रेट करके पास करता है बॉडी से। वाटर को हमें वेस्ट नहीं करना, वाटर का ज्यादा से ज्यादा कंजर्वेशन करती है बॉडी ताकि वाटर को अंदर रिटेन करके रख सके। क्योंकि जितने भी एनिमल जो डेजर्ट में रहते हैं, अगर उनका वाटर इसी तरीके से बाहर निकल के चला गया तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो यहां पर क्या होता है, उस केस में कलेक्टिंग डक्ट भी लंबी होती है और जो हेनलेज लूप है वो भी लंबी होती है ताकि वहां पर वाटर का ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो। ठीक है, ये सेगमेंट जो है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को भी पास करता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। देखो यहां से यूरिया को पास कर रहा है मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है मेडुला का है, तो इसके बाहर का जो फ्लूइड है वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है। ठीक है, इसके अलावा आयनिक बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है और सोडियम हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन को भी सिक्रिएट कर रहा है। क्लियर यहां तक बात? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म की। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है कि किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होता है, तो ये इस मैकेनिज्म को हम समझते हैं। देखो यहां पर दो चीज आप देखना, कभी भी कोई भी दो चीज जब ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती है तो वो एक्चुअल में काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। और इसके अंदर क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जहां पर हायर कंसंट्रेशन से चीजें लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। ध्यान से समझना इसको। देखिए ये तो है हमारा रीनल ट्यूब्यूल, है ना, हेनलेज लूप जो हमने देखा। यहां पर जो ओस्मोलरिटी है उसकी हम बात करेंगे। देखिए सबसे बाहर ओस्मोलरिटी की बात करेंगे हम, किसकी,
इंटरस्टिशियम फ्लूइड की, मेड्यूला की। तो देखो सबसे नीचे की तरफ जो है वो 1200 मिली ओस्मोल है, जो कि काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड चीज है। फिर 900 है, फिर 600 है, और लास्ट में ऊपर जाते जाते 300 है। ये मेड्यूला के बाहर की इंटरस्टिशियम फ्लूइड की ओस्मोलरिटी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं, जैसे जैसे पीसीटी से होता हुआ फिल्ट्रेट कहां जाता है, हेनलेज लूप की डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर। तो हम जानते हैं कि डिसेंडिंग लिंक जो है वो वाटर के लिए परमिएबल है, तो वाटर क्योंकि बाहर निकलता जाएगा, और वाटर बाहर भी क्यों निकलेगा, क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर का कंसंट्रेशन कम है। तो इस बाहर वाली ओस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हायर वाटर अपने ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। यहां आते आते इसकी जो इक्विलिब्रियम है वो बन जाएगी, मतलब मेड्यूला का इंटरस्टिशियम फ्लूइड और जो हेनलेज लूप का लोअर मोस्ट पार्ट है उसके अंदर की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी। तो यहां पर 1200 मिली ओस्मोल इसकी ओस्मोलरिटी हो जाएगी। अब ये वासा रेक्टा का पार्ट, वासा रेक्टा को यहां रख दो इसके पैरेलली, इसमें ब्लड का फ्लो उल्टा चलता है। ये इसका असेंडिंग लिम्ब है जो यहां से इस तरीके से रन करता है, ये इसका असेंडिंग लिम्ब है, और ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब है। क्लियर? तो यहां पर देखो, ये इस वाले पार्ट के अंदर हम समझते हैं कि जो NaCl है वो बाहर निकल रहा था, तो NaCl यहां पर इसके अंदर चला जाता है, इसके अंदर, और वाटर इससे बाहर निकलता है। तो वासा रेक्टा के अंदर ब्लड का फ्लो अलग होता है और ये इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सब्सटेंस यहां पर क्या हो रहे हैं, एक जगह से रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं और दूसरी जगह से सिक्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें यहां से यहां जाती है और यहां से यहां जाती है। ठीक है, देखिए 2 limbs of Henle's loop, यूरिन फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस दोनों लिम्ब के अंदर यूरिन कैसा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यहां से नीचे आ रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है। इसी तरीके से जो वासा रेक्टा के भी 2 लिम्ब हैं, उसमें भी जो ब्लड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यहां से नीचे आएगा, यहां से ऊपर। इसको इसके पास में रख दो क्योंकि इसके पैरेलली रन करती है ना ये। ठीक है, इसकी वजह से ये एक पूरा काउंटर करंट पैटर्न बन जाता है। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन 2 लिम्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टर्म्ड एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो इनके अंदर जो दोनों ट्यूब्स के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो सॉल्यूशन का या कहें कि सब्सटेंस का फ्लो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। और इसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होता है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम करता है। जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से कम कंसंट्रेशन की तरफ चीजें मूव करती है। एक जगह वाटर ज्यादा है तो दूसरी जगह कम है, तो वाटर वहां से वहां चला जाएगा। अगर सोल्यूट का अमाउंट एक जगह ज्यादा है दूसरी जगह कम है तो वहां पर चला जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। वही चीज जो अभी हमने समझी, देखते हैं। देखो मेमल्स की ये एबिलिटी होती है मेमल्स के पास, क्योंकि मेमल जो है वो टेरेस्ट्रियल हैं, तो उनको वाटर को बचाना होता है, कंजर्व करना होता है, तो वो कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब जो फिल्ट्रेट है उसका फ्लो जब होता है तो 2 लिम्ब से होता हुआ जाता है लिम्ब्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरीके से वासा रेक्टा के भी 2 लिम्ब्स के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है, तो ये एक पूरा का पूरा काउंटर करंट पैटर्न बन जाता है। ठीक है, अब जो हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा की जो प्रोक्सिमिटी है, उनके मतलब इतनी ज्यादा उनके अंदर समीपता है जिससे काउंटर करंट मैकेनिज्म हो जाती है और ये मेंटेन करता है ओस्मोलरिटी को। इनर मेड्यूला इंटरस्टिशियम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या है, ओस्मोलरिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, देखिए फ्रॉम 300 मिली ओस्मोल से लेकर के कोर्टेक्स में था ये पार्ट, और अगर हम मेड्यूला की बात करें तो ये हो जाता है 1200 मिली ओस्मोल इनर मेड्यूला में। ये किस वजह से, क्योंकि उनके अंदर मेनली NaCl है और यूरिया है। उस ओस्मोलरिटी को बैलेंस करने के लिए कंसंट्रेटेड चीजें हैं NaCl एंड यूरिया। ठीक है, NaCl असेंडिंग लिम्ब के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। अभी हमने देखा था असेंडिंग लिम्ब जो है वो NaCl के लिए क्या है, परमिएबल है, तो वहां से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर की तरफ। क्लियर? ओके, NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। वासा रेक्टा का जो असेंडिंग पोर्शन है ये वाला,
उसके थ्रू NaCl को क्या कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया इस पार्ट के अंदर असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप ट्रांसपोर्ट करता है और इंटरस्टिशियम के अंदर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में डालेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द अबाव डिस्क्राइब्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फैसिलिटेटेड बाय स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा। तो स्पेशली पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है वासा रेक्टा और हेनलेज लूप का जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो है उसकी वजह से मेंटेन हो पाता है। चीजें यहां पर एक सब्सटेंस से एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में जाती है और ये पूरा का पूरा काम होता है ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या ड्यू टू ऑस्मोलरिटी। ठीक है, ओके। This mechanism helps to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium। और जो मेडुला का इंटरस्टिशियम पार्ट है उसके अंदर उसकी जो ऑस्मोलरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट helps in easy passage of water from collecting tubule, thereby concentrating the filtrate. Human kidneys can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate। जितना फिल्ट्रेट स्टार्टिंग में बना था उसका 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन होता है, मतलब उसका इतना ज्यादा वाटर जो है वो फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। चलिए अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे हम कि जो पूरा का पूरा किडनी का फंक्शन है उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, कितने कितने पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अगर ब्लड ज्यादा स्पीड से जाएगा तो क्या हो सकता है, ब्लड अगर स्लो जा रहा है या ब्लड का प्रेशर कम है तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो वन बाय वन करके यहां पर समझेंगे। देखिए जो किडनी की फंक्शनिंग है उसको मेनली यहां पर हमारे 3 बॉडी ऑर्गन काम करते हैं। देखो एक तो हो गया हमारा हाइपोथैलेमस, एक हो गया JGA, ठीक है, एक हो गया हमारा हार्ट। JGA स्टैंड फॉर जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जिसकी हम आगे अभी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि बॉडी के अंदर हमारे कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं अगर ब्लड का वॉल्यूम कम ज्यादा हुआ तो वो ऑस्मो रिसेप्टर जो है वो मैसेज दे देते हैं। किसको, देखते हैं। देखो ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन। अगर ब्लड के अंदर कोई भी चेंज आता है, या तो ब्लड का वॉल्यूम कम ज्यादा हुआ, अगर बॉडी का जो फ्लूइड है वो कम ज्यादा हुआ, या उसके अंदर आयंस का कंसंट्रेशन कम ज्यादा हुआ, तो इसकी वजह से ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। अगर मान लीजिए एक्सेसिव लॉस हो जाता है, फ्लूइड का कम हो गया फ्लूइड, तो उस केस में क्या होगा, ये जो रिसेप्टर्स हैं ये एक्टिव हो जाएंगे और ये स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को ये मैसेज देंगे। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज करेगा, जिसको हम ADH बोलते हैं, या वेसोप्रेसिन भी इसको कहा जाता है, फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस, एड्रिनोहाइपोफाइसिस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर हाइपोथैलेमस का बना हुआ हार्मोन यहां पर स्टोर होता है। ADH क्या करेगा, ADH वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा ट्यूबुलर पार्ट्स में। ठीक है, इसकी वजह से डाईयूरेसिस कम होगा, और डाईयूरेसिस का मतलब है ज्यादा यूरिन, डाइल्यूट यूरिन नहीं निकल जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर से नॉर्मल हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? यहां पर लिख देता हूं मैं। मान लीजिए कि क्या हुआ, इसको पेन कर लेते हैं। एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हो गया, मतलब कम फ्लूइड है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, लेस फ्लूइड, ये बोल सकते हैं। ये अगर होता है तो रिसेप्टर्स जो हैं ये मैसेज किसको देंगे, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस क्या करेगा भाई, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस बनाएगा ADH। ADH स्टैंड्स फॉर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसकी वजह से क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन का अमाउंट बढ़ जाएगा। रीएब्जॉर्प्शन अगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो फ्लूइड है वो नॉर्मल हो जाएगा, मतलब फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाएगा, या यूं कह सकते हैं ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो समझ आ गई बात।
हाइपोथैलेमस का काम क्लियर समझ में आ गया। बॉडी फ्लूइड अगर कम होता है तो हाइपोथैलेमस को मैसेज जाएगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एडीएच को रिलीज करेगा, जिसको हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, जिसकी वजह से रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, और रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो जो बॉडी फ्लूइड है वो फिर से मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। आगे देखो कहां तक हो गया था, हाँ ये हो गया। अगर बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इट कैन स्विच ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर्स एंड सप्रेस एडीएच। अगर मान लीजिए इसका ऑपोजिट होता है, बॉडी फ्लूइड बढ़ जाता है, तो इसका मैसेज ऑस्मो रिसेप्टर्स फिर से एडीएच उसको देंगे, हाइपोथैलेमस को, जिससे एडीएच रिलीज होना बंद हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगी कंडीशन। उसका ऑपोजिट बिल्कुल, फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। चलिए अब देखो, एडीएच इसके अलावा एक काम और करता है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट भी करता है, ब्लड वेसल को सकड़ा कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा उसको। उसकी वजह से क्या होगा, पाइप में से पानी आता है तो पाइप को अगर आप तेज दबाओगे तो प्रेशर तेज निकलेगा। तो यहां पर अगर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय जीएफआर। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी उससे बढ़ाई जा सकती है। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो इसके दो पार्ट और हैं। ये तो हो गया हमारा हाइपोथैलेमस। अब बात करते हैं जेजीए की। जेजीए ये क्या चीज है भाई, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। देखो ये सेल्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो एफरेंट आर्टेरियोल के अंदर कुछ सेल्स होती है ना, एफरेंट आर्टेरियोल और जो डीसीटी है, ये एक जगह पर दोनों मिल जाते हैं, और इनकी जो सेल्स होती है वो क्या कहलाती है, जेजीए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, अगर मान लीजिए ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो गया, ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड आ रहा था अगर उसका फ्लो कम हो जाता है, या ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, या जीएफआर कम हो जाती है, तो उसकी वजह से जेजी सेल्स को मैसेज जाता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को मैसेज जाता है, जो क्या करेगी, रेनिन रिलीज करेगी। जेजी क्या करेगी, रेनिन रिलीज करेगी। और ये रेनिन क्या करती है, ये ब्लड के अंदर एक एंजियोटेंसिनोजन नाम का प्रोटीन होता है, उसको कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन 1 में, और फिर आगे चल करके कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 क्या है, एक पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, जो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। स्टार्ट कैसे हुआ था, ब्लड प्रेशर अगर कम था तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हो गया नॉर्मल। कैसे हुआ, ब्लड प्रेशर कम गया, ब्लड प्रेशर कम जाने का मैसेज किसने दिया, जेजी सेल्स ने। जेजी सेल्स एक्टिव हो गई, उसने क्या रिलीज किया, रेनिन रिलीज किया। रेनिन ने क्या किया, ब्लड में जो एंजियोटेंसिनोजन था, वो एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव स्टेट में होता है, और जब रेनिन क्या करती है, इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन में, और एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 है पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई थिंक क्लियर है। चलिए, इसके अलावा ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये एड्रिनल कोर्टेक्स को भी एक्टिवेट करती है, ताकि वो एल्डोस्टेरोन रिलीज करे। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम एंड वाटर को एब्जॉर्ब करता है। डीसीटी ऑफ टिब्यूल्स में से मैंने आपको बताया था ना, सोडियम अगर जरूरत पड़ती है तो कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है डीसीटी के अंदर, वो यहां पर होता है, और एल्डोस्टेरोन इसमें हेल्प करता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो या ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और जीएफआर भी इसका इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को हम जनरली बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अगर मान लीजिए ये तो कंडीशन थी, ब्लड फ्लो कम हो गया, अगर मान लीजिए ब्लड फ्लो तेज हो गया, ब्लड प्रेशर तेज हो गया, तो यहां पर आएगा रोल हार्ट का। देखिए, अगर मान लीजिए ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो जो एट्रिया है हार्ट की, वो क्या करती है, वो रिलीज करती है एएनएफ को, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर को। एएनएफ क्या करता है, वेसो डायलेशन का काम करता है, वो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, जिससे ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, या ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये 3 चीजें थी। सबसे पहला था रोल हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस का रोल कब आया था, अगर
ब्लड फ्लूइड कम हो गया, एक्सेसिव लॉस हो गया ब्लड फ्लूइड का, तो उस केस में क्या होगा, जो रिसेप्टर्स हैं वो हाइपोथैलेमस को मैसेज देंगे, हाइपोथैलेमस क्या बनाएगा, एडीएच बनाएगा, वेसोप्रेसिन बनाएगा, और एडीएच क्या करेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कराता है रीनल ट्यूब्यूल से, तो जो लॉस हुआ था फ्लूइड का वो फिर से रिकवर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर ब्लड प्रेशर मान लीजिए क्या रहता है, कम रहता है, जिसकी वजह से जीएफआर भी कम रहती है, ब्लड प्रेशर भी कम है, और ग्लोमेरुलस का जो ब्लड है वो भी स्लो फ्लो कर रहा है, तो इसमें क्या होता है, जेजी सेल्स होती है जिसको हम जेजी एपरेटस भी बोलते हैं, ये वहां पर प्रेजेंट होती है जहां पर एफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये सेल्स एक्टिवेट हो जाती है, क्या रिलीज करती है, रेनिन रिलीज करती है। रेनिन क्या करती है, ब्लड में मौजूद एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, वो एड्रिनल कोर्टेक्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन एब्जॉर्ब रिलीज होगा, और उस एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम एंड वाटर का। ठीक है, क्लियर। चलिए, इसके अलावा जो एंजियोटेंसिन 2 है वो खुद अपने आप में एक पावरफुल क्या है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ब्लड वेसल को क्या करेगा, कॉन्स्टेंट कर देगा, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, किसी चीज को अगर मान लीजिए आपने कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, दबा दिया, पाइप को दबा दिया, तो उसका तो प्रेशर बढ़ेगा ही ना। अब तीसरा क्या है, अगर ब्लड फ्लो मान लीजिए तेज है, तो ब्लड के अंदर, एट्रिया के अंदर क्या रिलीज होगा, एएनएफ, क्या बोलते हैं इसको, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स कैसी हो जाती है, फैल जाती है, और फैलने के बाद में ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों चीज यहां पर समराइज की गई है। देखो, अगर मान लीजिए डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, ब्लड फ्लूइड का लॉस है, या सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, तो ये मैसेज रिसेप्टर्स किसको देंगे, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस एडीएच को रिलीज करेगा, एडीएच क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और यूरिन कंसंट्रेटेड जाएगा, जिसकी वजह से वाटर कंजर्व होगा, और हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो बैलेंस हो जाएगा। दूसरा था, अगर लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो अगर ब्लड प्रेशर मान लीजिए लो हो जाता है, या ब्लड वॉल्यूम लो हो जाता है, तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो है वो क्या रिलीज करेंगे, रेनिन। रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन, पहले एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन क्या करेगा, अपने आप में ये क्या है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके। इसके अलावा ये एल्डोस्टेरोन भी रिलीज करेगा, जिसकी वजह से सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन होगा, और ब्लड का जो प्रेशर है और वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। तीसरा, अगर ब्लड प्रेशर हाई है या ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है, तो हार्ट के अंदर क्या रिलीज होगा, एएनएफ। ठीक है, और ये एएनएफ क्या करेगा, वेसो डायलेशन, जिससे ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगी, और ब्लड प्रेशर का जो वॉल्यूम है या जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। वेरी गुड। अब बात करते हैं मिक्चुरेशन की। देखिए, मिक्चुरेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग आउट द यूरिन फ्रॉम द बॉडी। देखिए यहां पर मिक्चुरेशन क्या है, जो यूरिन फॉर्म हुआ है पूरा का पूरा, उसको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ले जाया जाता है, वहां पर वो कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है, जब तक आपके वॉलंटरी सिग्नल्स नहीं दिए जाते सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। मान लीजिए कि आपका यूरिन बन गया पूरा का पूरा, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो टंकी है वो पूरी की पूरी भर चुकी है, तो वो जो टंकी है यूरिनरी ब्लैडर, उसकी वॉल के ऊपर क्या लगे हुए हैं, यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है उसके ऊपर ओस्मो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। तो जैसे ही वो भरेगी, मान लीजिए पूरा का पूरा यूरिन से ये यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है, तो इसकी वॉल के ऊपर जैसे ये स्ट्रेच करेगी, इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो आपको मैसेज ले जाकर के दे देंगे सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन को भेजेगा, और वो क्या कराएगा, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा, लेकिन ये आपकी मर्जी से होगा काम। अगर ये पाइप यहां से कॉन्स्ट्रिक्ट होता है और यहां से डायलेट होता है यूरिथ्रा, तो यूरिन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए ये स्टोर हो जाएगा कब तक, जब तक कोई वॉलंटरी सिग्नल नहीं आएगा। वॉलंटरी मतलब जो हमारी मर्जी से आएगा, है ना। मान लीजिए हमें फील हुआ कि यार जो यूरिनरी ब्लैडर है हमारा वो फिल हो चुका है, अब फील आ रहा है यूरिनेशन का,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर वॉशरूम जाते हैं और वहां से हम मैसेज देते हैं कि ये एक्सपेल आउट हो जाए, मिक्चुरेशन हो जाए। ठीक है, इट इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दिस सिग्नल इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये स्टार्ट कहां से होता है, जब यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हो जाता है ना, पूरा अगर भर जाएगा तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, और स्ट्रेच हो जाएगा तो उससे मैसेज जाता है हमारे सीएनएस को। इन रेस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू सीएनएस। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं वो मैसेज देंगे सीएनएस को। टू इनिशिएट कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ द ब्लैडर एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर। अब इसमें दो चीजें होती है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट होगा यूरिनरी ब्लैडर का जो मसल्स है, देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर। तो यूरिथ्रा का जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स होगा, और जो यूरिनरी ब्लैडर का जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, यूरिन रिलीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को मैक्चुरेशन बोल देते हैं, और ये जो मैकेनिज्म होती है ये मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स से कंट्रोल होती है। एक ह्यूमन एडल्ट जो है वो एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे एक्सपेल आउट करता है, और जो यूरिन है वो लाइट येलो कलर का होता है, वाटरी फ्लूइड होता है। इसका जो पीएच है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, 6 पीएच होता है इसका। इसकी एक अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक अडर होती है, एक स्मेल होती है। और एक एडल्ट ह्यूमन 25 से लेकर के 30 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीट करता है पूरे दिन में, लेकिन वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम यूरिन को एनालाइज करें तो उससे काफी सारे क्लिनिकल डायग्नोस किए जा सकते हैं, काफी कुछ पता लग जाएगा उस पेशेंट के बारे में। जैसे कि मान लीजिए अगर एक पर्सन के अंदर ग्लूकोज है तो ग्लाइकोसूरिया इस कंडीशन को बोलते हैं, अगर कीटोन बॉडीज है तो कीटोन यूरिया बोलते हैं, अगर ये दोनों है तो डायबिटीज मेलाइटस का एक इंडिकेशन है। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस जिसको हम क्या बोल देते हैं, शुगर भी बोल देते हैं जनरली, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि एक्सक्रीशन में और कौन कौन से अलग अलग ऑर्गन का रोल होता है ना। जैसे हमने देखा किडनी का बहुत बड़ा रोल है, उसने यूरिया को एक्सक्रीट आउट किया है। तो ऐसे ही हमारे लंग्स, लीवर और स्किन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर लंग्स की बात करें तो लार्ज अमाउंट में CO2 को एक्सपेल आउट करता है, लगभग 200 ml पर मिनट CO2 को ये रिलीज करता है, और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में वाटर को भी एक्सक्रीट करता है, क्योंकि जब हम CO2 बाहर निकाल रहे होते हैं तो हमारी बॉडी से मॉइस्चर की फॉर्म में कुछ क्या करता है, वाटर भी रिलीज होता है। लीवर जो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ये क्या सीक्रिएट करता है, बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस जैसे कि बाइलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइडल हार्मोन्स, विटामिन और कुछ ड्रग्स को भी एक्सक्रीट करता है। ठीक है, और इनमें से मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंस है वो डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू, हमारे एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकलते हैं। इसके अलावा जो स्वेट है, सिबेशियस ग्लैंड है हमारे स्किन की, ये भी बहुत सारे सब्सटेंस को बॉडी से बाहर सिक्रिएट करती है। स्वेट जो है वो स्वेट ग्लैंड से रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर फ्लूइड कंटेनिंग, जिसमें NaCl होता है। इसमें कुछ अमाउंट में यूरिया भी होता है, कुछ अमाउंट में लैक्टिक एसिड भी होता है। हालांकि स्वेट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना, जिससे हमारी बॉडी कैसी रह सके, थोड़ी कूलिंग रह सके टेम्परेचर को बियर करने के लिए। लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ अमाउंट में क्या क्या होता है, यूरिया, लैक्टिक एसिड, वाटर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सिबेशियस ग्लैंड की बात करें, जो हमारी ऑयल ग्लैंड होती है, वो क्या रिलीज करती है, स्टीरोल्स रिलीज करती है, हाइड्रोकार्बन्स रिलीज करती है, और वैक्स रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ सीबम। सीबम मतलब ऑयल। ओके, ये हमारी बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग बना देता है, जिससे हमारी स्किन जो है वो थोड़ी प्रोटेक्टेड रहती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक ऐसी कंडीशन की जिसके अंदर मान लीजिए जो हमारी किडनी है वो फेल हो जाती है, किडनी काम करना बंद कर देती है किसी रीजन से। तो उस केस में हमारे ब्लड को फिल्टर कौन करेगा? तो देखिए, ब्लड को फिल्टर करने के लिए क्या किया जाता है, एक क्लिनिकल एक डायग्नोस है जिसको हम बोलते हैं क्या, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के दौरान क्या किया जाता है, कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड लिया जाएगा आपका, और एक उसको आर्टिफिशियल किडनी के अंदर डाल दिया जाएगा। उस आर्टिफिशियल किडनी की जो मशीन है वो सेलोफेन मेम्ब्रेन की बनी होती है, उसमें एक फ्लूइड फिल्ड होता है जिसको हम बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। उस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर
सारे के सारे सब्सटेंस होते हैं जैसे कि हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर होते हैं, लेकिन सिर्फ यूरिया उसके अंदर नहीं होता है। तो मान लीजिए हमने ब्लड को निकाला, उसके अंदर हमने क्या रिलीज किया, हिपेरिन ऐड किया ताकि ब्लड कोगुलेंट ना हो पाए, ब्लड क्लोट ना हो पाए। अब उस ब्लड को डाल दिया जाएगा उस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर। डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर जब ब्लड पास होता है तो ब्लड जो है मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड के अंदर से यूरिया तो चला जाएगा डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर, क्योंकि डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर यूरिया नहीं है, तो यूरिया बाहर आ जाएगा और बाकी की चीजें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो ब्लड के अंदर बनी रहेगी। दिस इज हाउ ब्लड इज फिल्टर्ड विद द हेल्प ऑफ हीमोडायलिसिस। और फिर वो जो ब्लड फिल्टर हुआ है उसको हम क्या करेंगे, एक कन्वीनियंट वेन के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर कर देंगे, उसके अंदर हम एंटी हिपेरिन मिला देंगे। ठीक है, देखिए ये इस तरीके से होता है। मान लीजिए एक पेशेंट है, इसकी किडनी खराब हो गई है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, यहां पर एक कन्वीनियंट आर्टरी से इसका ब्लड लिया जाएगा और ब्लड के अंदर हिपेरिन मिलाया जाएगा। और इसके साथ में क्योंकि अब ब्लड का प्रेशर भी तो मेंटेन करना है, मान लीजिए बाहर निकाला, ब्लड का प्रेशर कम हो गया, तो यहाँ पर एक पंप भी लगाया जाएगा जिससे उसके ब्लड के प्रेशर को मेंटेन कर लिया जाए। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, यहाँ पर ये एक पूरी की पूरी वो यूनिट है जिसको हम बोलते हैं डायलाइजिंग यूनिट। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। अब ब्लड इसके अंदर जाएगा तो इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर क्या होगा, सारी की सारी चीजें ब्लड जैसी है, बस इसके अंदर क्या नहीं है, यूरिया नहीं है। तो इसके अंदर यूरिया क्या है, हमारे ब्लड से इसके अंदर चला जाएगा जितनी भी जरूरत होगी उतना, और उसके बाद में जो फिल्टर्ड ब्लड है उसको फिर से बाहर निकाला जाएगा और उसको क्या किया जाएगा, पंप के थ्रू आगे पास किया जाएगा। जितनी भी एयर है उसके अंदर वो बाहर निकाल ली जाएगी, मतलब एयर के जो बबल्स है वो ना जा पाए बॉडी में। ठीक है, अब क्लीन ब्लड फिर से उस पर्सन की बॉडी में एंटर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका एक कुछ पार्ट था जो मिसिंग हो गया उधर की तरफ। ठीक है, जैसे डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर सारी चीजें वैसी है जैसे प्लाज्मा के अंदर होती है, सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें नहीं होता। और जो सेलोफेन मेम्ब्रेन है ये एक पोरस होती है जो अलाउ करती है मॉलिक्यूल्स को बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सेलोफेन मेम्ब्रेन का जो यूरिया है उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ब्लड के अंदर तो है, तो ब्लड के अंदर हायर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया है वो कहां चला जाएगा, सेलोफेन मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, और सब्सटेंस फ्रीली मूव कर सकते हैं जिसकी वजह से ब्लड फिल्टर हो जाता है और क्लियर्ड ब्लड को फिर से पंप बैक कर दिया जाएगा थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है, ब्लड को क्लोटिंग से बचाता है, तो जब इसको बाहर निकालते हैं तो ब्लड क्लोट ना हो पाए इसलिए हिपेरिन मिलाते हैं, अंदर जब डालते हैं तो वापस से एंटी हिपेरिन मिला देते हैं उसमें, ताकि चोट जब लगेगी तो फिर से ब्लड को क्लोट होना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए यह वरदान साबित हुआ है। इसके अलावा मान लीजिए किसी पेशेंट की किडनी तो खराब हो गई, लेकिन अब हीमोडायलिसिस उसने कराया, लेकिन हीमोडायलिसिस में तो आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, है ना, आप उठ के जा ही नहीं सकते कहीं पर। तो इसके अलावा एक और अल्टीमेट सॉल्यूशन जो है वो यह है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट में क्या होता है, एक ऐसे पर्सन जिसकी किडनी खराब हो चुकी है उसको कोई और पर्सन किडनी देता है अपनी, और उस किडनी का यूज किया जाता है। लेकिन ये किडनी क्लोज रिलेटिव से ही होना चाहिए, ब्लड रिलेशन वाले पर्सन से ही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें यह होता है कि मान लीजिए अगर आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया किसी दूसरी किडनी को तो वो आपकी बॉडी में काम भी नहीं कर पाएगी और कॉम्प्लेक्शंस और से होंगे। तो पहले ये टेस्ट किया जाता है कि डोनर और रेसिपिएंट के बीच में कितनी कॉम्पेटिबिलिटी है, क्या वो डोनर उसको जब किडनी प्रोवाइड कर रहा है तो क्या जो रेसिपिएंट है क्या उसकी बॉडी वो एक्सेप्ट करेगी। तो इसमें सबसे ज्यादा चांसेस जो होते हैं मैचिंग के वो होते हैं सबसे क्लोज रिलेटेड पर्सन के, जो हमारे ब्लड रिलेशन वाले पर्सन होते हैं। ठीक है, तो देखिए किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, एक अल्टीमेट मेथड होता है। रीनल फेलियर यानी किडनी फेलियर अगर हो जाती है तो एक फंक्शनिंग किडनी को यूज किया जाता है, उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, एक डोनर पर्सन से प्रेफर किया जाता है कि उसका क्लोज रिलेटिव हो ताकि उसके रिजेक्शन के चांसेस कम से कम हो। ठीक है, मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर ने इसके सक्सेस रेट को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, कॉम्प्लिकेशन को काफी कम कर दिया है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस हैं किडनी की, जैसे कि रीनल कैल्कुलाई, मतलब आपने सुना होगा किडनी के अंदर स्टोन हो गए, पथरी हो गई, तो यहां पर स्टोन्स बनते हैं। ये स्टोन्स क्या होते हैं, बेसिकली ये इनसोल्यूबल मास होते हैं क्रिस्टलाइज्ड सोल्ट्स के, जिसको हम ऑक्सिलेट भी बोलते हैं। ओके, ये किडनी के अंदर बनने लग जाते हैं, जैसे किडनी ब्लॉक हो जाती है तो फिर बाद में प्रॉब्लम आने लगती है, पेन होता है। ठीक है, तो ऑपरेशन से भी निकल जाता है ये। ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलो मतलब ग्लोमेरुलस, नेफ्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है।
तो आज की इस क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट अगर आपको आया हुआ हो ड्यूरिंग द क्लास, तो जो भी आप कमेंट करोगे उस कमेंट के अंदर आप मुझे अपने इस डाउट को लिख देना। मैं सारे के सारे कमेंट देखता हूं, आपके उन डाउट्स को रिप्लाई किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और हम थोड़े दिन में आपके लिए क्विज लेकर के आने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं ड्यूरिंग द लाइव क्लास, तो काफी मजा आएगा। और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों को अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। अभी 2 दिन का तो ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ आपको मिल जाएगा। या ऑफर अगर नहीं भी चलता है तो मैक्सिमम ऑफर आपको मिल जाएगा। तो मेरा जो कोड है उसको मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, AASHIF। ये मेरा कोड आप यूज कर सकते हो, सभी कैटेगरी में एप्लीकेबल होगा, चाहे नीट, चाहे जेई, चाहे यूपीएससी, चाहे फाउंडेशन। आप अपने सब्सक्रिप्शन को भी ले सकते हो, या आपका अगर कोई रिलेटिव है या आपका कोई फ्रेंड है अगर वो भी लेता है तो उसको भी आप दिला सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वन शॉट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी यू ऑल, हैव ए गुड डे। सो